ऑफिशियल लीडर सेरेमनी के बाद उसे डाउजी क्लैन का नया लीडर बना दिया गया था और ये बात पूरे डेविल सी में चारों तरफ फैल गई थी। और वांग लिन के बारे में ये सब सुनकर एक ओल्ड मास्टर को वांग लिन ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वांग लिन के बारे में ये सारी बातें सुनकर एक ओल्ड मास्टर को वांग लिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए वो ओल्ड मास्टर वांग लिन के बारे में पूछताछ करते हुए वांग लिन को ढूंढने के लिए निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डीमन किंग हेडक्वार्टर के बाहर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि वांग लिन यहाँ से जाने से पहले डाउजी क्लैन की सारी जिम्मेदारी डीमन किंग के ऊपर ही छोड़कर गया था। पर अभी डीमन किंग वहाँ पे बैठे हुए कल्टीवेट कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने जाती है, जहाँ अचानक वहाँ पे चारों तरफ काले बादल आने लगे थे और देखते ही देखते वहाँ का पूरा मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। और ये देखकर डीमन किंग के साथ साथ डाउजी क्लैन के कोई गार्ड डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे। और इसी के साथ वहाँ पे सोल मास्टर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कोल्ड टून में पूछता है कि डाउजी क्लैन का मास्टर कहाँ है, जिसपे डीमन किंग वहाँ पे सोल मास्टर को कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही अचानक वो ओल्ड मास्टर टेलीपोर्ट होते हुए सीधा डीमन किंग के सामने पहुंच चुका था। और जैसे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उनके करीब पहुंचता है तो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था कि वहाँ पे उन लोगों का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और ये सब देखकर डीमन किंग वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये पर्सन तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हो ना हो ये नेशन सोल रियलम का ही कोई मास्टर होगा। और वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम डोआन मुजी था, जो कि किमी सिटी के 8 लॉर्ड्स में से एक था, और उसी के साथ साथ वो सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर था, जिसके सामने नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर्स भी बस एक च्यूंटी के बराबर थे। तभी अचानक ये मास्टर मुजी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके डीमन किंग को अपने हाथ में जकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ही डाउजी क्लैन के मास्टर हो? जिसपे डीमन किंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं डीमन किंग नहीं हूँ, मैं तो बस डाउजी क्लैन के मास्टर का एक डिसेबल हूँ। डीमन किंग की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्लैन मास्टर कहाँ है? मास्टर मुजी की ये बात सुनकर डीमन किंग वहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो डरते हुए वहाँ पे अपने मन में कहता है, मेरी सोल कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा मास्टर के पास है, और अगर मैं इस पर्सन को मास्टर के बारे में बताता हूँ तो मास्टर मुझे पक्का मार देंगे, लेकिन अगर मैं इस पर्सन को अपने मास्टर के बारे में नहीं बताता तो ये मास्टर मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूँ, मैं तो दोनों तरफ से फंस चुका हूँ। वहीं डीमन किंग को वहाँ पे इस तरह से कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर मास्टर मुजी वहाँ पे उसे अपनी स्पिरिचुअल हैंड में और ज्यादा जकड़ने लगा था, जो देखकर डीमन किंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए मास्टर मुजी को बताता है कि हमारे मास्टर यहाँ से बहुत ही दूर किसी जर्नी पे गए हुए हैं और उनकी जर्नी कहाँ तक है ये हमें भी नहीं पता। जिसपे मास्टर मुजी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए डीमन किंग से कहता है कि तुम मुझे बताओ या नहीं, मैं खुद ही उसके बारे में पता लगा लूंगा। और ये कहकर मास्टर मुजी वहाँ पे डीमन किंग के सोल ब्लड को लेते हुए उसे सीधा अपने सी कॉन्शियसनेस के अंदर डाल देता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे मास्टर मुजी को पता चल गया था कि अभी वांग लिन कहाँ पे है। और ये पता चलते ही मास्टर मुजी वहाँ पे जोर से हंसते हुए अपने हेमली वेपन के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था, जिसके जाने के बाद डीमन किंग और उसके साथी डिसेबल्स वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। इवन बेचारे डीमन किंग के मुंह से तो वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था और वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर इस पर्सन को ना मिले, क्योंकि अगर मास्टर का सामने इस पर्सन के साथ हो गया तो फिर तो मास्टर का मरना तय है, और अगर मास्टर को कुछ हो गया तो मैं तो खामखा ही मारा जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि डेविल सी से होता हुआ दोबारा ज़ुआनवू किंगडम में आया हुआ था, और फायर बर्निंग किंगडम का वार गोड टेंपल जो कि ज़ुआनवू किंगडम में पूरी तरह से अपने पैर जमा चुका था। वांग लिन उसके सीक्रेट टायर वाले रूम के सामने खड़ा हुआ था और वो उस जगह को देखते हुए वहाँ पे अपने मन में कहता है, मालियान की बॉडी की क्वालिटी को देखते हुए इसके साथ एक और सोल को मर्ज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मालियान की मेमोरी से मुझे पता चला था कि वार गॉड ऑफ टेंपल के पास एक डिवाइन सोल टेक्निक है, और वार गॉड ऑफ टेंपल की ये सीक्रेट टेक्निक सोल फॉर्मिंग के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अगर मैं सक्सेसफुल इस डिवाइन सोल टेक्निक को मास्टर कर लेता हूँ तो मैं न सिर्फ मास्टर सिद्धू को वापस रिकवर कर लूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं अपने माता पिता को भी बचा लूंगा। और शुक्र है मेरे पास मालियान की आइडेंटिटी है, जिसकी मदद से मैं वार गॉड ऑफ टेंपल के सीक्रेट रूम में जा सकता हूँ। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे सीक्रेट रूम में जाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे वहाँ पे खड़े 2 डिसेबल्स गार्ड कर रहे थे। वो वांग लिन से कहता है कि तुम्हें सीक्रेट टायर रूम में जाने के लिए अपनी आइडेंटिटी जेट स्लिप का यूज करना होगा। पर जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जेट स्लिप का यूज करके उस सीक्रेट टायर रूम के अंदर जाने लगता है तो वार गॉड ऑफ टेंपल के मास्टर ने अचानक ही वहाँ पे बीच में आते हुए उसका रास्ता रोक लिया था, और उस एंसेस्टर को वहाँ पे अचानक इस तरह से आते हुए देखकर वांग लिन भी उसे वहाँ पे ग्रीट करता है। और जब वो एंसेस्टर अपनी आईसाइट पावर का यूज करते हुए वांग लिन को चेक करता है तो उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि वांग लिन कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। और ये देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया। और तभी वो एंसेस्टर वहाँ पे वांग लिन को देखते हुए थोड़ा गुस्से से उसे कहता है, तुम जानते हो ना डिवाइन सोल टेक्निक हमारे वार गॉड ऑफ टेंपल की एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसे ऐसे ही कोई भी नहीं देख सकता, और तुम्हारे जैसे एक जूनियर कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो हमारे वार ऑफ गॉड टेंपल की उस डिवाइन सोल सीक्रेट टेक्निक को देख सके। लेकिन अगर तुम फिर भी उस डिवाइन सोल टेक्निक को देखना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम वाकई उसे देखने के लिए काबिल हो। जिसपे वांग लिन वहाँ पे उस एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया। और ये कहकर वांग लिन चुपचाप अपनी फ्लाइंग सोर्स से होता हुआ वापस चला गया था, और उसको जाते हुए देखकर वो एंसेस्टर गुस्से से कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मालियंग नहीं हो, और अगर तुम्हारे जैसे एक लोकल कल्टीवेटर कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया है तो मैं क्या करूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरी वार ऑफ गॉड टेंपल को तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं वांग लिन वहाँ से वापस जाते हुए खुद से ही कहता है, मुझे लगता है मुझे उस डिवाइन सोल टेक्निक को हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ
का मौसम एक बार फिर से चेंज होने लगता है और मास्टर मुझे अचानक ही वहाँ पे उसके सामने टेलीपोर्ट होते हुए कहते हैं, लड़के फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये कहकर मास्टर मुझे अचानक ही वहाँ पे वांगलिन को पकड़ने के लिए अपना स्पिरिचुअल हैंड आगे बढ़ाते हैं, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगा था। और वहाँ से भागते हुए वांगलिन अपने मन में कहता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, पर आखिर ये पर्सन है कौन और ये इस तरह से अचानक मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? कहीं ये डेविल सी का कोई एंसेस्टर तो नहीं है जो कि शायद डाउजी क्लैन के मास्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया हो? पर ये जो कोई भी हो है तो मेरा दुश्मन ही, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहकर वांगलिन अचानक वहाँ से बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ से अपनी आइडेंटिटी जेट स्लिप का यूज करते हुए गॉड वार ऑफ टेंपल के अंदर घुस गया था, जिसके चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी हुई थी। ये देखकर मास्टर मुझे वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सी फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे रोक लेगी? और ये कहकर मास्टर मुझे ने अचानक ही वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, जिसका एहसास वहाँ पे वार गॉड ऑफ टेंपल के सभी एंसेस्टर्स को भी हो गया था। इसलिए वो तीनों वहाँ पे इस बात का पता लगाने के लिए काफी तेजी से उसी तरफ चले गए थे। वहीं वांगलिन भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को टूटते हुए देखकर वहाँ पे अपने मन में कहता है, इस फॉर्मेशन को सभी नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए बनाया गया था, लेकिन इस पर्सन ने तो इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया, जिसका मतलब है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन किसी नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है। तभी वो तीनों एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने एल्डर्स के साथ आगे बढ़ते हुए उस मास्टर से पूछते हैं, कौन हो तुम और तुमने हमारी इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को क्यों तोड़ा? जिसपे मास्टर मुझे वहाँ पे अपनी एक सोनिक टेक्निक का यूज करते हुए एक फूंक मारता है और ऐसा होते ही वहाँ पे उन सो कॉल्ड नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स की हालत ही खराब हो गई थी, जो देखकर वो तीनों एंसेस्टर्स वहाँ पे समझ गए थे कि उनके सामने जो पर्सन खड़ा है वो कोई मामूली पर्सन नहीं है। इवन उनमें से एक एंसेस्टर ने वहाँ पे मास्टर मुझे को पहचान भी लिया था और मास्टर मुझे के बारे में उसने वहाँ पे अपने साथियों को भी बता दिया था कि मास्टर मुझे एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर है, जो सुनकर वहाँ पे उसके साथी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। तभी मास्टर मुझे वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी से कहते हैं, मैं तुम सभी को एक आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारे इस क्लैन का भी नामो निशान मिटा दूंगा। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर उन तीनों एंसेस्टर्स ने वहाँ पे चुपचाप साइड पे होते हुए मास्टर मुझे के लिए रास्ता छोड़ दिया था। पर जब मास्टर मुझे दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डीमन किंग के सोल ब्लड का यूज करके वांगलिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अब की बार मास्टर मुझे भी वहाँ पे वांगलिन को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर मास्टर मुझे वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वो लड़का यहाँ से गायब हो गया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कहकर मास्टर मुझे ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए तो अनमू किंगडम के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना दी थी, ताकि अगर वांगलिन यहाँ से बाहर निकलते हुए भागने की कोशिश करे तो मास्टर मुझे को उसी समय पता चल जाए। और उस फॉर्मेशन को देखकर वो एंसेस्टर हैरान होते हुए कहता है, ये तो लॉकिंग रियलम फॉर्मेशन है, जिसका मतलब है कि अब जानवू किंगडम में कोई भी मास्टर मुझे की इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकल सकता। और ये सब करने के बाद मास्टर मुझे वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, लड़के मैं एक लेवल 8 का डीमन किंग हूँ और तुम्हें ढूंढने के लिए मैं इस पूरे जानवू किंगडम का चप्पा चप्पा छान मार सकता हूँ। और ये देखकर वो लेडी एंसेस्टर अपने बाकी साथियों से पूछती है, तो अब हम लोग आगे क्या करें? जिसपे वो एंसेस्टर कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक लेवल 8 के डीमन किंग के सामने हम लोग भला क्या ही कर लेंगे, तुम लोग बस यही दुआ करो कि मास्टर मुझे जिसे टारगेट कर रहे हैं वो पर्सन मास्टर मुझे को जल्द से जल्द मिल जाए, वरना हमारे लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं, जो मास्टर मुझे से बचने के लिए हमारे पल के अंदर आ गया था और इसी वजह से मास्टर मुझे वांगलिन को ट्रेस नहीं कर पाया था। वांगलिन अपने हमारे पल के अंदर कल्टीवेट करते हुए अपने मन में कहता है, वो पर्सन मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और अभी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं उसका सामना कर सकूं। अब मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं जल्द से जल्द उसकी बिछाई फॉर्मेशन की कोई न कोई कमजोरी ढूंढ निकालूं। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस लॉकिंग फॉर्मेशन रियलम की कोई कमजोरी ढूंढने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे पूरे 3 साल गुजर चुके थे, जहाँ पूरे 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी ना तो वांगलिन ने हार मानी थी और ना ही मास्टर मुजी ने। पर अब वांगलिन की सहम वाली पल से बाहर निकलने की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मास्टर सीतू ने उसे साफ साफ बताया था कि सहम वाली पल की लिमिट सिर्फ 3 साल है। अगर तुम 3 साल के अंदर अंदर इससे बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप हो जाओगे। पर हाँ, अगर तुम यहाँ पे 3 साल गुजारने के बाद इस सहम वाली पल से बाहर निकल जाते हो और दोबारा 3 दिनों के बाद वापस इसके अंदर आ जाते हो तो तुम दोबारा इसके अंदर 3 साल और गुजार सकते हो। और अभी वांगलिन यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस सहम वाली पल की पावर ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी, लेकिन उसके पूरी तरह से खत्म होने से पहले वांगलिन वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ बाहर आ गया था। और बाहर आकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पे मास्टर मुझे की लॉकिंग रियलम फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता और उससे टकराते हुए वो वहाँ पे दोबारा पीछे आ गिरा था। और तभी मास्टर मुझे वहाँ पे उसके सामने आते हुए कहते हैं, एक और फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर होते हुए भी तुमने पूरे 3 सालों तक खुद को यहाँ पे कैसे छुपाए रखा? जो भी है, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक वाकई अनबिलीवेबल थी। और ये कहकर मास्टर मुझे वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, लड़के मैंने तुम्हारा पूरे 3 सालों तक वेट किया है, पर आज फाइनली मेरा इंतजार खत्म हो ही गया। जिसपे वांगलिन सीधा मास्टर मुझे से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर आप मुझसे ऐसा क्या चाहते हैं जिसकी वजह से आपको मेरे लिए पूरे 3 साल तक इंतजार करना पड़ा? और वांगलिन ने अचानक यहाँ पे मास्टर मुझे को अपनी बातों में लगाते हुए अपनी डिवाइन थंडर एनर्जी मास्टर मुझे किसी कॉन्शियसनेस के अंदर डाल दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वांगलिन को वहाँ पे मास्टर मुझे किसी कॉन्शियसनेस के अंदर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं मिलती, जिसकी मदद से वांगलिन मास्टर मुझे के ऊपर कंट्रोल कर सकता था। लेकिन मास्टर मुझे भी यहाँ पे कहाँ कम था, वो अचानक ही वहाँ पे एक मोस्टर को बुलाते हुए वांगलिन की डिवाइन थंडर ओराकोस के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से उस मोस्टर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन इस
मौके का फायदा उठाते हुए वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से भाग गया था। वहीं जैसे ही मास्टर मुझे को वहाँ पे होश आता है तो वो हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, ये तो डेथ स्पेल टेक्निक का यूज करते हुए किसी की डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी चुरा सकता है। ये टेक्निक तो मुझे डेथ स्पेल से भी ज्यादा एडवांस लग रही है, क्योंकि ऐसे किसी टेक्निक के बारे में तो आज तक मैंने भी नहीं सुना। और ये कहकर मास्टर मुझे ने अचानक वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए वांगलिन के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था। लेकिन वांगलिन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अभी तक भी किसी तरह से उस स्पिरिचुअल बीस्ट से बचता हुआ भाग रहा था। इवन वांगलिन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट से बचने के लिए अपने डिफेंस लिस्टमैन का भी यूज कर लिया था, लेकिन वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे उसके डिफेंस लिस्टमैन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एंड टाइम पे मास्टर मुजी ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वापस बुलाते हुए वांगलिन को वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए कैद कर दिया था। और जैसे ही मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन को अपने पास बुलाता है तो वांगलिन उनसे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर आखिर आप मुझे पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? जिस पे मास्टर मुजी वहाँ पे हंसते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया? जिस पे वांगलिन जवाब देते हुए मास्टर मुजी को बताता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर आप मुझे मारना चाहते तो अब तक कब कमा चुके होते। इसका मतलब है कि आप मुझे मारना नहीं चाहते बल्कि आप मुझसे कुछ और ही चाहते हैं। जिस पे मास्टर मुजी वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए कहते हैं, नाइस नाइस, तुम वाकई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्या नाम है तुम्हारा? जिस पे वांगलिन वहाँ पे अपना नाम मास्टर मुजी को मालियंग बताता है। यह सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे उसके सामने टेलीपोर्ट होते हुए उससे कहते हैं, अब मुझे मेरे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, क्या तुमने डेथ स्पेल टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है? मास्टर मुजी की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ओ तो इसका मतलब है ये मेरी डेथ स्पेल टेक्निक के बारे में जानना चाहता है। वांगलिन को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक उधार चाहिए। और ये कहते हुए मास्टर मुजी ने वहाँ पे वांगलिन को आजाद भी कर दिया था। वहीं वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांगलिन से कहते हैं, क्योंकि मैं सीक्रेट रियलम में जाते हुए एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर को सीज करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक की जरूरत है। और अगर तुम मेरे साथ वहाँ पे आने के लिए एग्री करते हो तो मैं तुम्हें अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल के साथ साथ सोल स्टेबलाइजिंग पिल्स भी दूंगा। और ये कहकर मास्टर मुजी ने वहाँ पे 2 पिल्स की बोतल वांगलिन की तरफ आगे बढ़ा दी थी। लेकिन वांगलिन अभी भी वहाँ पे मास्टर मुजी को कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि ज्यादा ना सोचो और ये अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल कोई मामूली पिल नहीं है। इसकी मदद से तुम अपने कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज से होते हुए डायरेक्ट मिडल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और ये सोल स्टेबलाइजिंग पिल तो और भी ज्यादा खास है, ये तुम्हारी सोल को नरिश करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। मास्टर मुजी की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप मुझे जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? जिस पे मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ नेशंस और रियलम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर्स ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। पर ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते ही होगे कि जहाँ जितना ज्यादा खतरा होता है वहाँ ट्रायल्स भी हमें उतने ही ज्यादा मिलते हैं। और ऊपर से अगर तुम मेरे साथ वहाँ पे चलते हो तो मैं तुम्हें लेजेंडरी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी देने के लिए तैयार हूँ, जिस सिर्फ एक पिल को खाते ही तुम्हारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मास्टर मुजी की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये मेरे लिए वाकई मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जितना ज्यादा मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। वांगलिन को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद खतरे से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पे आने वाली हर मुसीबत से बचाऊंगा। मास्टर मुजी की ये बात सुनकर वांगलिन अपने मन में कहता है कि अब अगर मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ तो वैसे भी ये मास्टर मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और ये सोचते हुए वांगलिन ने वहाँ पे उन दोनों पिल्स की बोतल्स को अपने पास रख लिया था, जिसका मतलब था कि वांगलिन भी वहाँ पे मास्टर मुजी के साथ चलने के लिए रेडी था। लेकिन उन दोनों पिल्स की बोतल्स को अपने पास रखने के बाद वांगलिन मास्टर मुजी से कहता है कि आपके साथ सीक्रेट रियलम में चलने के लिए मेरे लिए ये 2 पिल्स काफी नहीं है। जिसपे मास्टर मुजी अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके एक पैटर्न को क्रिएट करते हुए उसे वांगलिन के सी कॉन्शियसनेस के अंदर भेज देते हैं और उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर तुम दोबारा कहीं गायब हो जाओ तो मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूं, और जब हम उस सीक्रेट रियलम से वापस आ जाएंगे तो तब मैं इसे तुम्हारी बॉडी से वापस निकाल दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मास्टर मुजी वांगलिन को लेकर वार गॉड ऑफ टेम्पल के सामने आ गए थे और मास्टर मुजी के बुलाने पर वो सभी वहाँ पे दौड़ते हुए मास्टर मुजी के सामने आ गए थे। और जब वार गॉड ऑफ टेम्पल को वो ओल्ड एंसेस्टर वांगलिन को मास्टर मुजी के साथ देखता है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ क्या कर रहा है। तभी मास्टर मुजी वहाँ पे उन तीनों एंसेस्टर से कहते हैं, मेरे ये छोटा सा दोस्त तुम्हारे क्लैन की डिवाइन सोल टेक्निक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे वो टेक्निक देखने दो। जिसपे जैसे ही वो ओल्ड एंसेस्टर मना करने की कोशिश करता है तो मास्टर मुजी वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए गुस्से से कहते हैं, मुझे एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है, चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस प्यारे से क्लैन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। मास्टर मुजी की ये धमकी सुनकर वो लेडी एंसेस्टर उन्हें वहाँ पे शांत करवाते हुए कहती है, सीनियर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और ये कहकर वो लेडी एंसेस्टर वहाँ पे वांगलिन को अपने पीछे आने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे लेकर सीधा उसी सीक्रेट ट्रेजर रूम के अंदर आ गई थी। और उनको वहाँ से जाते हुए देखकर मास्टर मुजी वहाँ पे जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी परेशान करने की कोशिश करे तो तुम बस मुझे बता देना, मैं उस पर्सन का नाम निशान इस वर्ड से मिटा दूंगा। वहीं उस सीक्रेट ट्रेजर रूम के अंदर आते हुए वो लेडी एंसेस्टर वहाँ पे वांगलिन से कहती है, वांगलिन हमारे वार गॉड ऑफ टेम्पल और तुम्हारा हिसाब क्लियर हो चुका था और अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं जानना कि तुम क्या कर रहे हो और कौन सी मुसीबत में हो, बस इतना याद रखना कि तुम जिस भी मुसीबत में हो उसके बीच में हमारे वार गॉड ऑफ टेम्पल का नाम नहीं आना चाहिए। अगर तुम इस बात की कसम खाते हो तभी मैं उस स्टोन केव को ओपन करूंगी। जिसपे वांगलिन वहाँ
पे उस लेडी एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे सोल डिवाइन टेक्निक को देखने के लिए आया हूँ और उसको देखते ही मैं चुपचाप यहाँ से वापस चला जाऊंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर उस लेडी एंसेस्टर ने भी आगे बढ़ते हुए चुपचाप उस स्टोन केव के सामने लगे हुए पोर्टल को ओपन कर दिया था और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद वो लेडी एंसेस्टर वहाँ पे वांग लिन से कहती है, सोल डिवाइन टेक्निक एक मिस्टीरियस टेक्निक है जिसे आज तक सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोग ही सीख पाए हैं। अब तुम इसे सीख पाते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। और ये कहकर वो लेडी एंसेस्टर वहाँ पे एक जेट टलिस्मैन का यूज करते हुए उस पोर्टल को ओपन कर देती है, जिससे होते हुए वो दोनों वहाँ पे स्टोन केव के अंदर चले गए थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ वांग लिन मास्टर मूजी के साथ सीक्रेट रियलम में जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहाँ जाने से पहले वांग लिन मास्टर मूजी से वार गॉड ऑफ टेंपल की सोल डिवाइन टेक्निक हासिल करने के लिए मदद मांगता है और मास्टर मूजी के कहने पर वार गॉड ऑफ टेंपल भी वांग लिन को वो सोल डिवाइन टेक्निक दिखाने के लिए रेडी हो गया था। और एंसेस्टर फेंग लुआन वांग लिन को लेकर अपने वार गॉड ऑफ टेंपल के सीक्रेट टायर रूम में आ गई थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वांग लिन एंसेस्टर फेंग लुआन के साथ एक पोर्टल से होता वो सीधा स्टोन केव के अंदर आ गया था। और उस जगह की एनर्जी को महसूस करके वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा प्योर है और ये स्टोन केव देखने से बिल्कुल भी कोई सिंपल केव नहीं लग रही। और तभी एंसेस्टर फेंग लुआन वांग लिन को वहाँ पे सामने एक बड़े से स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हमारे वार गॉड ऑफ टेंपल की वो सीक्रेट सोल डिवाइन टेक्निक जो कि कल्टिवेटर्स के सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की चांसेस को बढ़ा देती है। इस सोल डिवाइन टेक्निक को हजारों साल पहले एक अपर लेवल के कल्टिवेटर ने क्रिएट किया था। इससे ज्यादा कोई भी सोल डिवाइन टेक्निक के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसकी वजह से ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसे रिकॉर्ड करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। इवन मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि इसे प्रिंट करने की कोशिश मत करना। और इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों वहाँ पे उस स्टोन मोनूमेंट के बिल्कुल सामने आ गए थे, जहाँ पहुंचकर एंसेस्टर फेंग लुआन उस स्टोन मोनूमेंट को देखते हुए ग्रीट करती है और उसी के साथ वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांग लिन को बताती है कि इस टेक्निक को यहाँ पे प्रिंट करने वाले कोई और नहीं हमारे एंसेस्टर चैन थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्टोन मोनूमेंट के ऊपर इस टेक्निक को रिकॉर्ड तो करवा दिया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक ही बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए थे। और एंसेस्टर चैन चुंग ने मरने से पहले अपने आने वाले फ्यूचर डिसेबल्स के लिए उस स्टोन मोनूमेंट के ऊपर एक पैगाम भी लिखा हुआ था, जिसमें एंसेस्टर चैन ने लिखा था कि मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक कल्टिवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करने से पहले आगाह करना चाहता हूँ कि ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है और हो सकता है इसे कल्टिवेट करते हुए आपकी जान ही चली जाए। ये पढ़कर वांग लिन वहाँ पे एंसेस्टर फेंग लुआन से सवाल करते हुए पूछता है, इस सोल डिवाइन टेक्निक को रिकॉर्ड करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है और इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए एंसेस्टर चैन ने किस चीज से केयरफुल रहने के लिए बोला है, जिस पे एंसेस्टर फेंग लुआन वहाँ से जाते हुए वांग लिन को सिर्फ इतना ही बताती है कि ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करते हुए अपना ध्यान रखना। और ये कहकर एंसेस्टर फेंग लुआन वहाँ से चली गई थी, जिसके जाने के बाद वांग लिन उस स्टोन मोनूमेंट के सामने बैठते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये सोल डिवाइन टेक्निक मेरी सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सी कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था, क्योंकि वो जब भी वहाँ पे उस टेक्निक को सीखने के लिए आगे बढ़ता तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी रोक देती थी। लेकिन वांग लिन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था, वो बार बार वहाँ पे लगातार उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में कहता है, एंसेस्टर चैन ने कितनी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक को अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सर्व कर दिया और इस टेक्निक को रिकॉर्ड करवाते करवाते उनकी जान ही चली गई। एंसेस्टर चैन वाकई तारीफ के काबिल है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग गया था और इस मौके का फायदा उठाकर डेविल सोल जिसका नाम लिंग ज़ू था, वो अचानक ही वहाँ पे बाहर आते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके शीइन क्लैन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें शीइन क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर ज़ाओ नाम के एक पर्सन अपने सेक्ट मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, मास्टर प्लीज मुझे 10 दिनों का और टाइम दे दे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में लिंग ज़ू को वापस लेकर आऊंगा। जिसपे सेक्ट मास्टर जिसका नाम चैन बाई था, जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था, वो एल्डर ज़ाओ से कहता है क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन का और टाइम देता हूँ। अगर तुम इन 10 दिनों में दोबारा नाकाम हो गए तो फिर मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत रखना। जिस पे एल्डर ज़ाओ अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना कीजिए, लिंग ज़ू ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पैगाम भिजवाया है, जिसके मुताबिक उसे वार गॉड ऑफ टेंपल के एक डिसेबल जिसका नाम माल यंग है, उसने उसे पकड़ रखा है। जिस पे सेक्ट मास्टर वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। अपने सेक्ट मास्टर की यह बात सुनकर एल्डर ज़ाओ भी वहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा करते हुए वहाँ से माल यंग को ढूंढने के लिए निकल गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा वांग लिन को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी स्टोन मोनूमेंट के सामने बैठा हुआ उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वहाँ पे अभी तक भी उस टेक्निक को नहीं सीख पाया था। लेकिन आज वांग लिन ने वहाँ पे तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में सोल डिवाइन टेक्निक को सीख के रहेगा, इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगता है। जिसे समझते समझते ही वहाँ पे वांग लिन के पसीने छूट गए थे, पर आखिरकार वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार वांग लिन उस सोल डिवाइन टेक्निक को समझने में कामयाब हो गया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे बने हुए कुछ पोर्टल से एनर्जी निकलते हुए सीधे स्टोन मोनूमेंट के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अब की बार उस सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सी कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है, तो उसे वहाँ पे एंसेस्टर चैन के अलग अलग क्लोन्स दिखते हैं, जहाँ एंसेस्टर चैन अपने सभी क्लोन्स को एक ही बॉडी में मर्ज करके सीधा वहाँ पे वांग लिन के माइंड के अंदर चले गए थे। जिसका मतलब था कि वांग लिन ने वहाँ पे सक्सेसफुली उस डिवाइन सोल
सोल टेक्निक को सीख लिया था। और ऐसा होते ही वांगलिन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ओ तो ये थी सोल डिवाइन टेक्निक। तो इस सोल डिवाइन टेक्निक में क्लॉज को क्रिएट करते हुए और इनर बॉडी के साथ जोड़ते हुए कल्टीवेशन की जाती है, जिसकी वजह से सोल फॉर्मेशन प्रोसेस और सोल मर्जिंग प्रोसेस को भी बहुत ही आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। और इसी के साथ ही सोल डिवाइन टेक्निक की मदद से तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मेरे सोल फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर मैं अपने क्लॉज को क्रिएट कैसे करूंगा? अभी मेरी ये बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी सोल को प्यूरिफाई करते हुए अपने अलग अलग क्लॉज बना सकूं। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है मेरे सोल फॉर्मेशन रियल का सफर बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। और ये कहते हुए वांगलिन की नजर वहाँ पे उसी पोर्टल के ऊपर पड़ती है, जिससे एनर्जी निकलते हुए लगातार उस स्टोन मोन्यूमेंट के अंदर जा रही थी। और ये देखकर वांगलिन वहाँ पे उस पोर्टल के सामने जाकर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए जब उस पोर्टल के अंदर देखता है तो उस पोर्टल के अंदर एसेस्टर चैन का स्केलेटन मौजूद था। और एसेस्टर चैन के स्केलेटन के ऊपर लगे हुए एक टोकन से ही ये एनर्जी निकलते हुए स्टोन मोन्यूमेंट के अंदर जा रही थी। और उस स्टोन मोन्यूमेंट से होते हुए वो एनर्जी दोबारा उस टोकन के अंदर जा रही थी। और ये एक कभी न रुकने वाला प्रोसेस था। ये सब देखने के बाद वांगलिन वहाँ पे एसेस्टर चैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे सोल फॉर्मेशन रियल तक पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से वापस जाते हुए कहता है, वार गॉड ऑफ टेंपल का हिसाब किताब तो क्लियर हो गया है, तो अब आगे बारी है सीक्रेट रियलम की। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से होता हुआ दोबारा मास्टर मुजी के पास आ गया था। और वांगलिन को वहाँ देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि अगर आज तुम वापस नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ आने वाला था। और ये कहकर वो वहाँ पे वांगलिन को अपने साथ लेते हुए काफी तेज से डेविल सी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जाते हुए लिंगजू गॉड से प्रे करते हुए कहता है, प्लीज किसी तरह इस पर्सन को मारकर मुझे आजाद करवा दो। लिंगजू की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, क्या कह रहे हो तुम? जिसपे लिंगजू उसी वक्त पलटते हुए कहता है, मैं तो बस गॉड से आपकी लंबी उम्र के लिए प्रे कर रहा था। बेचारा लिंगजू जितनी भी ज्यादा भागने की कोशिश करता था उतना ही ज्यादा फंस जाता था। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे इसी तरह से काफी तेज से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पे उनके सामने का मौसम चेंज होने लगता है और ऊपर आसमान से कुछ पिलर्स गिरने लगते हैं, जिसको देखते हुए वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो फाइनली वो लोग आ ही गए। वहीं शीइन क्लैन के लोगों को आते हुए देखकर लिंगजू भी खुश होते हुए कहता है, फाइनली मेरे भाई मेरी मदद करने के लिए आ गए। और तभी एल्डर ज़ाओ वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए गुस्से से कहता है, लड़के तुम जानते ही होगे कि तुम्हारी क्या गलती है और आज अपनी उस गलती की वजह से तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर एल्डर ज़ाओ ने वहाँ पे वांगलिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। पर मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए न सिर्फ उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ मास्टर मुजी की पावर की फोर्स की वजह से एल्डर ज़ाओ और उसके लोग भी खिसकते हुए थोड़ा पीछे चले गए थे। और ये देखकर ही एल्डर ज़ाओ समझ गया था कि उसके सामने खड़ा वो ओल्ड मैन एक सोल फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है। मास्टर मुजी वहाँ पे शीइन क्लैन को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो वहाँ पे कोल्ड टून में एल्डर ज़ाओ से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे एल्डर ज़ाओ आगे आकर मास्टर मुजी को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर इस लड़के मा लियांग ने हमारे शीइन क्लैन के एक डिसेबल को मारकर उसकी सोल को कैद कर रखा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे इसे मारकर अपने क्लैन के उस डिसेबल लिंगजू की सोल को आजाद करवाने के लिए आया हूँ। एल्डर ज़ाओ की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ किया है? जिस पे वांगलिन वहाँ पे मास्टर मुजी को साफ झूठ बोलते हुए कहता है, ये बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो लगता है ये बस एक ट्रैप है। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बकवास तुम कर रहे हो, ज़ाओ जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। वहीं वांगलिन की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से एल्डर ज़ाओ से कहते हैं, इसमें मेरी लिटिल फ्रेंड की कोई गलती नहीं है, इसलिए अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एल्डर ज़ाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर मुजी को धमकी देते हुए कहता है, सीनियर भले आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मैं शीइन क्लैन से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इस पूरे किंगडम का नंबर 1 क्लैन है, इसलिए अगर आपने यहाँ पे इस लड़के को बचाने की कोशिश की तो आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। एल्डर ज़ाओ की ये बात सुनकर मास्टर मुजी अब की बार गुस्से से चलाते हुए कहते हैं, मेरा आज किसी को भी मारने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एल्डर ज़ाओ ने वहाँ पे पीछे हटने की बजाय एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए पूरे एक माउंटेन से मास्टर मुजी के ऊपर हमला कर दिया था। और ये सब देखकर लिंगजू वहाँ पे खुशी से चलाते हुए कहता है, आज तो ये लिटिल डीमन पक्का मरने वाला है, जिसका मतलब है कि आज मैं भी आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अभी लिंगजू वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से उस माउंटेन को रोक लिया था। और वो वहाँ पे कोल्ड टून में चलाते हुए शीइन क्लैन के लोगों से कहते हैं कि मेरी शीइन क्लैन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, पर अगर तुम लोग 8 लेवल के डीमन किंग यानी मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करोगे तो उसकी सजा अब तुम सभी को मिल के रहेगी। और ये कहकर मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस बड़े से माउंटेन को वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस माउंटेन के टूटने की वजह से वहाँ पे शीइन क्लैन के काफी सारे लोग भी मारे गए थे। ये देखकर एल्डर ज़ाओ वहाँ पे जल्दी से अपने लोगों को टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया था। और मास्टर मुजी वहाँ पे उन सभी को ऐसे खत्म किए जा रहे थे कि जैसे वो सभी मास्टर मुजी के लिए बस एक च्यूटी के बराबर हो। और मास्टर मुजी ने वहाँ पे नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दिया था। जिसके बाद मास्टर मुजी वहाँ पे नेशन सोरियलम के सभी कल्टीवेटर्स को धमकी देते हुए कहते हैं, मैं तुम सभी को एक नई जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो वो दिन तुम लोगों की लाइफ का आखिरी दिन होगा। और ये कहकर मास्टर मुजी वहाँ से वांगलिन को लेकर आगे बढ़ गए थे। और ये सब देखते हुए बेचारे लिंगजू के तो सारे सपने ही टूट गए थे। वो गुस्से से चलाते हुए कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर इस लिटिल डीमन की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी
क्यों है, मैं जब भी इसे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ तो हर बार कोई न कोई आकर इसे बचा लेता है। वहीं वांग लिन लिंगजू की ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो वहाँ पे उसे गुस्से से देखने लगता है। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है, नहीं नहीं मास्टर, प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी उस गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। जिस पे वांग लिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शी जिन क्लैन के लोगों को यहाँ पे बुलाया था, पर मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूँ कि तुम जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब मैं खुद न चाहूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर लिंगजू वहाँ पे शौक होते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब है कि ये पहले से ही जानता था कि मैंने सम्मानने के लिए शी जिन क्लैन के लोगों को बुलाया है। उसके बाद हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगजू ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शी जिन क्लैन के लोगों को पैगाम भेजा था और ये सब उस समय वांग लिन ने भी देख लिया था। तभी मास्टर मुझे वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं, लड़के ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अब तुम मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। जिसपे वांग लिन मास्टर मुझे को ग्रीट करते हुए कहता है, क्या फिक्र ना करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर मुझे वहाँ पे अपने मन में कहते हैं, इस लड़के ने शी जिन क्लैन का क्या बिगाड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे इसने शी जिन क्लैन से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है वो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग था, जो दिखाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है और बहादुर होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा चालाक भी है, जो कि डेविल सी में सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी है अगर मैं इसे अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लूं तो। और ये कहकर मास्टर मुझे खुद ही अपने मन में कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं पता नहीं ये वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आ भी पाएगा या नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविल सी के डीप सी का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह को डिस्ट्रॉय स्टार चाउस कहा जाता था। वहाँ पे एक स्टार चाउस फॉर्मेशन भी बनी हुई थी और तभी देखते ही देखते मास्टर मुझे और वांग लिन टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मास्टर मुझे वहाँ पे वांग लिन को उस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसे डिस्ट्रॉय स्टार चाउस कहा जाता है और सीक्रेट रियलम में जाने का यही बस एक लौता जरिया है। इस जगह के बारे में मुझे और मेरे एक बहुत ही ज्यादा खास दोस्त को एक एंशिएंट बुक से पता चला था, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह को ढूंढने में हमें हजारों साल लग गए। उस डिस्ट्रॉय स्टार चाउस को देखकर वांग लिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये स्टार चाउस तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तभी वांग लिन वहाँ पे मास्टर मुझे से सवाल करते हुए पूछता है कि इस डिस्ट्रॉय स्टार चाउस में आखिर है क्या, जिस पर मास्टर मुझे उसे बताते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जिससे होते हुए एक एंशिएंट गॉड के पैलेस तक पहुंचा जा सकता है। एंशिएंट गॉड के बारे में सुनकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वांग लिन वहाँ पे मास्टर मुझे से उसके बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ पे एक आवाज आती है जो वांग लिन को बता रही थी कि एंशिएंट गॉड की एग्जिस्टेंस को एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में एक एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर को ही एंशिएंट गॉड कहा जाता था, जिनकी पावर्स गॉड लेवल तक चली जाती थी। और इसी के साथ वहाँ पे एंशिएंट एम्परर की एंट्री होती है, जो कि मास्टर मुझे की ही तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे थे। और एंशिएंट एम्परर वहाँ पे नीचे आते हुए वांग लिन से कहते हैं, क्योंकि तुम एक कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुमने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। एंशिएंट एम्परर को वहाँ देखकर मास्टर मुझे वांग लिन से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे बताते हैं कि ये पर्सन एंशिएंट एम्परर है, जिसे किसी के ऊपर भी रूल करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी चक्कर में ये अब तक न जाने कितनी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये डेविल सी का एक बहुत ज्यादा फेमस डीमन है। तभी एंशिएंट एम्परर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अचानक ही वांग लिन के ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए वांग लिन भी वहाँ पे पीछे हटते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो भला एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के अटैक को कैसे रोक सकता था। इसलिए मास्टर मुझे ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एंशिएंट एम्परर के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उनके अटैक के फोर्स की वजह से वांग लिन वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे आ गया था। और तभी मास्टर मुझे वहाँ पे एंशिएंट एम्परर को बताते हैं ये लड़का हमारे लिए थर्ड लेवल को पास करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे एंशिएंट एम्परर कहता है कि वाकई ही। तभी वहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो कि मास्टर मुझे की ये बात सुनकर कहता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ये कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर हमें एंशिएंट गॉड लैंड के थर्ड लेवल को कैसे पास करवा सकता है। और मास्टर मुझे वहाँ पे वांग लिन को उस पर्सन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसे 6 डिजायर्स डीमन किंग कहा जाता है, जो कि डेविल सी के 8 लीडर्स में से एक है और ये भी सेम मास्टर मुझे की तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, जिसपे मास्टर मुझे भी 6 डिजायर्स को देकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि ये लड़का डेथ स्पेल टेक्निक को मास्टर कर चुका है। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर 6 डिजायर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर अगर तुमने वाकई हमें थर्ड लेवल पास करवा दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर मास्टर मुझे कहते हैं कि अब सिर्फ मैंग टाओजी ही बचा है, पर पता नहीं अभी तक वो जिंदा भी होगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार जायंट डीमन क्लैन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से फंसा लिया था। और तभी वहाँ पे मैंग टाओजी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर हंसते हुए मास्टर मुझे से कहता है कि अगर जायंट डीमन क्लैन ने मुझे मार दिया होता तो मैं भी जायंट डीमन क्लैन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, मैं भी उन्हें अपने साथ लेकर मरता। और इसी के साथ मैंग टाओजी वहाँ पे अपने बीस्ट के साथ एक बहुत ही घटिया एंट्री लेता है और ये मैंग टाओजी भी बाकी सभी की तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था। और मैंग टाओजी भी वहाँ पे वांग लिन को देखते हुए कहता है, तो ये लड़का डेथ स्पेल टेक्निक का मास्टर है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मेरा ये बीज तुम्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जो सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये सभी तो डेविल सी के डीप सी के कल्टीवेटर्स हैं। तभी मास्टर मुझे वहाँ पे बाकी सभी से कहते हैं क्योंकि अब बाकी सभी भी आ गए हैं, तो चलो आज एक बार फेसिस फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। और मास्टर मुझे कैसा कहते हैं वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस फॉर्मेशन के चारों तरफ खड़े हो गए थे। और तभी मास्टर मुझे वहाँ पे 4 हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोर्स को बाहर निकालते हुए बाकी सभी को भी अपने अपने हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोर्स को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वहीं वांग लिन तो वहाँ पे उन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोर्स को देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया
रहा था और एंशिएंट एम्परर वहाँ पे वांग लिन को हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स वर्मिलियन स्टार के बहुत ही ज्यादा खास आइटम्स है और क्योंकि तुम एक कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर हो इसलिए तुमने आज से पहले कभी भी हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को नहीं देखा होगा। लेकिन मास्टर मुझे वहाँ पे उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं अपने हिस्से के 4 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को ले आया हूँ। और ये कहकर मास्टर मुझे ने वहाँ पे उन चारों के 4 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को स्टार चार्ज फॉर्मेशन के अंदर लगा दिया था और ऐसा होते ही वहाँ पे स्टार चार्ज फॉर्मेशन के एक एक्टिवेट हो गया था और मास्टर मुझे के बाद बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी एक एक करके अपने अपने हिस्से के हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स उस स्टार चार्ज फॉर्मेशन के अंदर लगा देते हैं और ऐसा होते ही वो स्टार चार्ज फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सभी को एंशिएंट गोडलैंड में देखेंगे जहाँ से ये स्टोरी आगे और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं सीरीज के एपिसोड रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे के एपिसोड टाइम टू टाइम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था वांग लिन मास्टर मुझे के साथ डेवल सी के डीप सी में आ गया था जहां देखते ही देखते 3 और सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर आ गए थे, जिसके बाद उन सभी ने वहां पे स्टार चार्ज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपने अपने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स उस फॉर्मेशन के अंदर लगा दिए थे और ऐसा होते ही वो स्टार चार्ज टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ वांग लिन उन सभी मास्टर्स के साथ टेलीपोर्ट होता हुआ एक अलग ही जगह पे आ गया था जहाँ पे कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स एक डायरेक्शन बनाते हुए एक वर्मिलियन स्टार के अंदर जा रहे थे, जिसकी तरफ इशारा करते हुए मास्टर वहाँ पे बाकी सभी को बताते हैं अगर हम इन फ्लोटिंग स्टोन्स की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो हम डायरेक्ट एंशिएंट गोडलैंड के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर एंशिएंट एम्परर वहाँ पे मास्टर मुझे से सवाल करते हुए पूछता है क्या इसी वर्मिलियन स्टार के अंदर उस एंशिएंट गोड की बॉडी मौजूद है, जिसपे मास्टर मुझे उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि ये बस एंशिएंट गोड की बॉडी तक पहुंचने का एक रास्ता है, क्योंकि एक एंशिएंट गोड की बॉडी इतनी बड़ी होती है कि इस फर्स्ट लेवल में तो एंशिएंट गोड की बॉडी का एक बाल भी नहीं आएगा। जिसपे एंशिएंट एम्परर वहाँ पे एक तंजीर स्मेल करते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब बस बकवास बातें हैं। अगर इस जगह के अंदर एंशिएंट गोड का एक बाल भी नहीं आ सकता तो क्या एक एंशिएंट गोड की बॉडी किसी वर्मिलियन स्टार से भी बड़ी होती है? जिसपे मास्टर मुझे वहाँ से आगे बढ़ते हुए उसे जवाब देते हैं कि एक अडल्ट एंशिएंट गोड की बॉडी वर्मिलियन स्टार से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर एंशिएंट एम्परर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें एंशिएंट गोड का स्टोरी बैक कौन से लेवल के ऊपर मिलेगा। जिसपे 6 डिजायर भी वहाँ पे एक तंजीर स्मेल करते हुए एंशिएंट एम्परर को बताता है कि एंशिएंट गोड्स अपने टायर्स को स्टोर करने के लिए स्पेस बैग्स का यूज नहीं करते, वो अपनी सभी टेक्निक्स और टायर्स अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं। और आपके सवालों से लगता है कि आप पहली बार एंशिएंट गोडलैंड में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट करते हुए बता रहा हूँ कि आप उन ट्रायल्स के चक्कर में ज्यादा लालच में मत पड़ जाना, वरना यहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। 6 डिजायर की यह बात सुनकर एंशिएंट एम्परर बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है शो ऑफ करना बंद करो, और यहाँ पे मैं तो क्या बाकी सभी लोग भी उसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल को ही तो हासिल करने के लिए आए हैं। जिसपे मास्टर मुझे वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारा इस बार गोल उस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को ही हासिल करने का है और उस एंशिएंट बुक और र्यूमर्स के मुताबिक हम 3rd लेवल को पास करते हुए डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स मिलने वाली है। पर हमारी इस बार की जर्नी सिर्फ उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स के लिए ही नहीं है। जिसपे एंशिएंट एम्परर मास्टर मुझे से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या कहना चाहते हो तुम, और एंशिएंट एम्परर की तरह वहाँ पे बाकी सभी के मन में भी यही सवाल चल रहा था, इसलिए मास्टर मुझे वहाँ पे उन सभी को बताते हैं कि ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एक एंशिएंट गोड की मौत हुई है, जिसकी वजह से हमें एंशिएंट गोडलैंड के 3rd लेवल के ऊपर बहुत सारे टायर्स मिलने वाले हैं जो कि ऑफ कोर्स सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल होंगे। लेकिन एक और बात है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, असल में एक एंशिएंट गोड की मौत कभी भी नहीं होती, वो बस कुछ 1000 सालों के लिए डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं। और अगर हम लोग उस एंशिएंट गोड के माइंड तक पहुंच जाएं तो हमें वहाँ पे उसके माइंड के अंदर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी मिल सकती है, जिसके बाद हम उस एंशिएंट गोड की सारी मेमोरीज को भी हासिल कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा टायर तो उस एंशिएंट गोड की मेमोरीज ही है, क्योंकि उस एंशिएंट गोड की मेमोरी के अंदर उसकी सारी नॉलेज और टेक्निक्स मौजूद होंगी, और अगर वो सभी टेक्निक्स हमारे हाथ लग जाती हैं तो हम सभी के पावर्स किस लेवल पे चली जाएंगे ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स के मन में भी एंशिएंट गोड की टेक्निक्स को हासिल करने का लालच जाग चुका था। वही मास्टर मुझे की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन अपने मन में कहता है ये सभी के सभी कल्टीवेटर सोल फॉर्मेशन रियलम के महान मास्टर्स हैं, और इन सभी को भी इस जगह पे आने के लिए पूरे 1000 साल तक का वेट करना पड़ा, जिससे जाहिर होता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि इन सभी के प्लान्स तो मुझे कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि उनके आसपास वहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, जिसे महसूस करके वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है ये अचानक से मेरी कॉन्शियसनेस एनर्जी को क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी
कॉन्शियसनेस एनर्जी मुझे बताना चाह रही है कि मेरे आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं, लड़के ज्यादा मत सोचो, तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये जगह पूरे 1000 सालों बाद सिर्फ एक बार ही खुलती है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ से खाली हाथ जाते हैं तो फिर हम लोगों का यहाँ पे आने का क्या फायदा। जिसपे एंशिएंट एम्परर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से कहता है, तुम जिससे डरते हुए इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो वो बस एक मामूली सी जंगली बीस्ट की आवाज थी। तुम्हारे साथ 4 सोल फॉर्मेशन रियल्म के मास्टर्स हैं, तो फिर तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। पर अभी एंशिएंट एम्परर वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी वांग लिन को एहसास होता है कि वहाँ पे उनके ऊपर अटैक होने वाला है। और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है, अचानक उन सभी के ऊपर नीचे से एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला होता है। पर वो सभी टाइम रहते ही उस अटैक से बच गए थे। और अगर वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उसे सावधान नहीं किया होता तो अब तक शायद वांग लिन का खेल खत्म हो चुका होता। पर एंशिएंट एम्परर जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो अचानक हुए उस अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो गया था। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन बीस्ट की एंट्री होती है, जिसे देखते ही मास्टर मुझे जल्दी से वहाँ पे सभी को भागने के लिए कहते हैं। पर अभी वो सभी लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी वो बड़ा सा ड्रैगन अपना मुंह खोलकर उन सभी को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर किसी तरह वो सभी उस ड्रैगन से बचते हुए वहाँ से एक बार फिर से भागने लगे थे। और एंशिएंट एम्परर जो कि घायल होने की वजह से वहाँ पे सबसे पीछे रह गया था, वो ड्रैगन जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो एंशिएंट एम्परर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से वांग लिन को पकड़ते हुए उसे उस ड्रैगन के मुंह की तरफ फेंक दिया था। पर मास्टर मुजी ने टाइम रहते ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए वांग लिन को टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आए थे। इसके बाद वो सभी वहाँ पे एक बार फिर से काफी तेजी से भागने लगे थे। और इस बार 6 डिजायर मास्टर सबसे पीछे रह गया था। पर डिजायर मास्टर भी वहाँ पे सेम एंशिएंट एम्परर वाली चाल चलते हुए अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे उस एंशिएंट एम्परर को उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है, जो देखकर एंशिएंट एम्परर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, डिजायर मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो ड्रैगन वहाँ पे एंशिएंट एम्परर के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था, जिसकी वजह से अब एंशिएंट एम्परर के पास भी उसके साथ फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं डिजायर मास्टर एंशिएंट एम्परर को देखते हुए कहता है, तुम जैसे पर्सन को मर जाना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। वहीं जैसे ही वो ड्रैगन पीछे से उस एंशिएंट एम्परर के ऊपर हमला करता है तो एंशिएंट एम्परर भी वहाँ पे अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए उस ड्रैगन के हमले को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर क्योंकि वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसके हमले की फोर्स की वजह से एंशिएंट एम्परर के हाथों से उसका मैजिकल वेपन भी छूट गया था, जिसका फायदा उठाते हुए मेंटाऊ जी ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की मदद से एंशिएंट एम्परर के मैजिकल वेपन को छीन लिया था। और अब तो एंशिएंट एम्परर वहाँ पे बिल्कुल निहत्था हो गया था, जिसके बाद उस ड्रैगन बीस्ट से वहाँ पे एक झटके में हराते हुए मजे से खा लिया था। वहीं वांग लिन के साथ साथ बाकी सभी मास्टर्स बहुत ही तेजी से एंशिएंट गॉड के फर्स्ट लेवल में एंटर करने के लिए बहुत ही तेजी से उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। पर वो ड्रैगन बीस्ट एंशिएंट एम्परर को खाने के बाद बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के बिल्कुल सामने आते हुए उनका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर वो तीनों मास्टर्स भी समझ गए थे कि अब उनके पास इस ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन तीनों मास्टर्स ने अचानक ही वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही वहाँ पे अपनी पावर से 3 सोल फॉर्मेशन रियल्म के मास्टर्स को पीछे धकेल रहा था। और तभी वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उन तीनों मास्टर्स के हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर मास्टर मुझे वहाँ पे अपने दोनों साथियों से कहते हैं, फर्स्ट लेवल वाला पोर्टल बिल्कुल हमारे सामने है और अब इतनी दूर आने तक हम लोग यहाँ से ऐसे ही वापस नहीं जा सकते, इसलिए इस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी रहम ना दिखाते हुए अपना पूरा दम लगाकर इसके ऊपर हमला करो। मास्टर मुझे की ये बात सुनकर उन तीनों ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए वहाँ पे अपने सबसे खतरनाक अटैक्स तैयार कर लिए थे। और इसी बीच मेंटाऊ जी अपने स्पिरिट बीस्ट से एक बहुत ही अजीब सी पॉइजनस गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उस ड्रैगन बीस्ट का ध्यान भटक गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डिजायर मास्टर ने अपनी जायंट स्वॉर्ड से वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और जैसे ही डिजायर मास्टर को वो अटैक ड्रैगन बीस्ट को लगता है तो ड्रैगन बीस्ट को तो वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से वहाँ पे खुद डिजायर मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। पर तभी मास्टर मुझे वहाँ पे उन दोनों को अपने अपने अटैक्स की पावर्स को कंबाइन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उन तीनों ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। पर वो ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों को बराबरी की टक्कर दे रहा था। और वांग लिन जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सोल मास्टर्स और ज्यादा देर इस ड्रैगन को संभाल पाएंगे, जिसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे इनके भरोसे नहीं रह सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे खुद को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और ये कहते हुए वांग लिन को वहाँ पे मूवैन की बातें याद आती हैं, जहाँ एक बार मूवैन ने वांग लिन को बताया था कि जब एक ड्रैगन बीस्ट 1000 फीट से ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर्स आ जाती हैं। और जैसे जैसे किसी ड्रैगन बीस्ट की लंबाई बढ़ती जाती है उसी हिसाब से वो और ज्यादा ताकतवर भी होता जाता है। और ऐसे ड्रैगन बीस्ट जिनकी लंबाई 10,000 फीट से भी ज्यादा हो जाती है उनका सामना तो सोल फॉर्मेशन रियल्म के मास्टर्स भी नहीं कर पाते। और मूवैन की ये सारी बातें याद करके वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये 3 सोल फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज के मास्टर्स एक सोल फॉर्मेशन रियल्म के बीच जो कि अपने पीक पे है उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन तीनों सोल फॉर्मेशन रियल्म के मास्टर्स का इस ड्रैगन बीस्ट के सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन ये ड्रैगन सोल फॉर्मेशन रियल्म के पीक पे होते हुए भी इतना ज्यादा कमजोर क्यों लग रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और ये कहकर वांग लिन जैसे ही वहाँ पे अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी को चेक करता है तो वांग लिन को उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर एक और बीस्ट दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। जो देखकर वांग लिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि जरूर इस ड्रैगन
ड्रैगन बीस्ट के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम है। और तभी वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे अपनी पावर को एक बार फिर से बढ़ाते हुए उन तीनों मास्टर्स के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे उन सभी को खाने के लिए अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जिससे उन तीनों मास्टर ने तो खुद को वहाँ पे किसी तरह से बचा लिया था। पर वांग लिन वहाँ पे उड़ता हुआ सीधा उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर चला गया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि मास्टर मुझे भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर जाते हुए देखकर उन्हें वहाँ पे वांग लिन की बहुत ज्यादा चिंता भी होने लगी थी। लेकिन डिजायर मास्टर जल्दी से वहाँ से भागते हुए मास्टर मुझे को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है। और अब क्योंकि मास्टर मुझे भी वहाँ पे वांग लिन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो भी वहाँ पे डिजायर मास्टर के पीछे पीछे वहाँ से भागने लगे थे। और देखते ही देखते वो सभी वहाँ पे बहुत ही तेजी से एंशिएंट गोडलैंड के फर्स्ट लेवल में एंटर कर गए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम वांग लिन को उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर देखते हैं। तभी लिंगजू भी बाहर आकर वहाँ पे वांग लिन की चापलूसी करते हुए कहता है, अब वाकई मेरे मास्टर कहलवाने के लायक है। आप इस ड्रैगन बीस्ट को पहली नजर में देखते ही पहचान गए थे कि इस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी हमारे लिए सबसे सेफ जगह है, और इसलिए आप जानबूझकर इस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर खींचे चले आए। और अब जैसे ही वो तीनों सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद हम दोनों जल्दी से यहाँ से वापस चले जाएंगे। पर वांग लिन का तो यहाँ पे पूरा ध्यान उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद उस बीस्ट को ढूंढने के ऊपर था, जो कि उस ड्रैगन बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए वो वहाँ पे लिंगजू को गुस्से से देखते हुए कहता है कि आगे जाके देखो कहीं वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर मजबूरन लिंगजू को भी वहाँ पे आगे बढ़ना पड़ता है। और अभी लिंगजू वहाँ पे थोड़ा ही आगे आया था कि उसे अपने सामने दो बहुत ही खतरनाक आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते ही वो डर के मारे दोबारा वहाँ पे वापस चला गया था। और वो बीस्ट भी एक ड्रैगन ही था, लेकिन वो पहले वाले बीस्ट के जितना ताकतवर नहीं था। वो वांग लिन को वहाँ पे देखते ही गुस्से से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग शॉट का यूज करते हुए न सिर्फ उसे वहाँ पे रोक रहा था, बल्कि उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। और उसकी पावर को देखते हुए वांग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि ये कोई रियल बीस्ट है ही नहीं, ये तो बस एक पैरासाइट है जो कि बड़े बड़े बीस्ट की बॉडीज के अंदर पलते हैं। पर ये पैरासाइट मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसने तो इतने बड़े ड्रैगन बीस्ट को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर कर रखा है। और हमें वहाँ पे उस पैरासाइट और वांग लिन के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से लगातार उस पैरासाइट के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और आखिर में अचानक ही वांग लिन ने उस पैरासाइट के ऊपर अपनी फ्लाइंग शॉट से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। और उस पैरासाइट के मरते वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी भी नीचे गिरने लगी थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट की बोन के ऊपर अटैक करके उसके बोन मैरो को इकट्ठा करते हुए अपने मन में कहता है, ज्यादातर लोग ड्रैगन बीस्ट की कोर को खास समझते हैं, लेकिन असल में एक ड्रैगन का सबसे ज्यादा खास ट्रायर उसका बोन मैरो होता है। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के बोन मैरो को कलेक्ट करते हुए उसे वहाँ पे अपने पास रख लिया था, जिसके साथ ही उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और वांग लिन भी वहाँ पे अपनी फ्लाइंग शॉट से उड़ता हुआ उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी से बाहर आ गया था। पर जब वांग लिन वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट की बॉडी से बाहर आता है तो उसे वहाँ पे उन सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स में से कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सभी मास्टर्स ऑलरेडी एंशिएंट गोडलैंड के फर्स्ट लेवल में जा चुके थे। जो देखकर वांग लिन वहाँ से वापस जाते हुए कहता है कि ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये कहकर जैसे वांग लिन वहाँ से वापस जाने लगता है तो अचानक आसमान के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि वहाँ पे वांग लिन को खाने की कोशिश करता है। पर वांग लिन ने वहाँ पे खुद को किसी तरह से बचा लिया था। और वांग लिन दोबारा वहाँ पे चेक करने के लिए एक बड़े से स्टोन को उस तरफ फेंकता है, जहाँ उस पोर्टल ने एक बार फिर से ओपन होते हुए उस बड़े से स्टोन को भी अपने अंदर निकल लिया था। और ये कोई ब्लैक होल की तरह कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था, क्योंकि जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है तो वो वांग लिन की सोर्ड्स को भी खा गया था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए काफी सारे अटैक्स वहाँ पे करता है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे पोर्टल्स ने ओपन होते हुए वांग लिन के सभी अटैक्स के पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर लिया था। जो देखकर वांग लिन परेशान होते हुए कहता है कि अब ये किस तरह का अजीब सा क्रिएचर है, जो कि ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि तादाद में भी बहुत ज्यादा है। मुझे जल्द से जल्द इनसे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे मौजूद सभी स्टोन्स को अपने साथ जोड़ लेता है, जिसके बाद वांग लिन काफी तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर देखते ही देखते वहाँ पे हजारों की तादाद में पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिन्होंने वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में उन सभी स्टोन्स को निकल लिया था। अब वांग लिन यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। तभी उसे वहाँ पे एक उम्मीद की किरण नजर आती है, जो कि वही पोर्टल था जहाँ से होते हुए वो लोग इस जगह पे आए थे। जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे मौजूद हजारों स्टोन्स को अपने साथ जोड़ते हुए काफी तेजी से उसी पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जैसे तैसे वांग लिन उन सभी पोर्टल से बचते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे बिल्कुल उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। पर बिल्कुल एंड टाइम पे वो अपनी फ्लाइंग शॉट का यूज करते हुए किसी तरह से उसके अंदर गिरने से बच गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पोर्टल्स थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और आखिर में वांग लिन को वहाँ पे उन पोर्टल से बचने के लिए अपने हेवनली पल के अंदर जाना पड़ा था। और अपने हेवनली पल की मदद से भी उसे वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचने में पूरे 15 दिन लग गए थे। और यहाँ पे वांग लिन की हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। तभी वो वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है, इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए अब तक मैंने अपने सभी वेपन्स का यूज कर लिया है, और अब अगर मैं यहाँ पे एक बार भी चूक जाता हूँ तो मेरी मंजिल सीधा मौत होगी। पर अभी भी वांग लिन वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से 100 मील्स की दूरी पे था, और उसे वहाँ पे अपनी सिर्फ एक सांस के अंदर अंदर ये 100 मील्स का फासला तय करना था। और ये सोचकर वांग लिन ने वहाँ पे खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एक ही झटके में उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ दौड़ लगा दी थी। पर तभी अचानक ही वहाँ पे उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे होता हुआ वो सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था। लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ पे वांग लिन को कोई नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही मूवैन का दिया हुआ तलिस्मैन वांग लिन को खतरे में देकर अचानक ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। और मूवैन ने जेट तलिस्मैन को ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ जोड़ दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर होता है,
है और वांगलिन भी यहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से उस ड्रैगन के सर के ऊपर आके खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो उस ड्रैगन की मदद से न सिर्फ उस पोर्टल से बाहर आ गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वांगलिन ने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए उन सभी अजीब से क्रिएचर्स को भी वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसको देखते हुए पूरे गूस बम्स आ रहे थे। और देखते ही देखते वांगलिन वहाँ पे उस स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंच चुका था, जहाँ पहुंचकर वांगलिन उस जेड टलिस्मैन को देखते हुए मुवेन को याद करके उसका शुक्रिया अदा करता है। और वहाँ पहुंचकर वांगलिन उस फर्स्ट लेवल वाले पोर्टल को देखते हुए कहता है ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो फर्स्ट लेवल कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह से चला जाऊं। और ये कहकर जैसे ही वांगलिन वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास आता है तो अचानक ही वहाँ पे उस स्टार उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर और रिलीज होता है, जिससे बचते हुए वांगलिन को पीछे हटना पड़ा था। और जब वांगलिन गौर से उस स्टार उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स तो वहाँ से गायब हो चुके थे, और उन हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स के बगैर तो इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल था। पर उसके बावजूद भी वांगलिन वहाँ पे अपने पास मौजूद कुछ हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन के स्पिरिचुअल स्टोन्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि वो उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की पावर को संभाल सके। इसलिए देखते ही देखते वांगलिन के सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, और अब वांगलिन बेचारा यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि अब उसके पास एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो देखकर वांगलिन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहता है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन फ्लोटिंग स्टोन्स की डायरेक्शन में जाते हुए सीधे एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ चुका था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वांगलिन एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में सर्वाइव कर पाएगा, और क्या उसकी मुलाकात वहाँ पे मास्टर मुजी और बाकी सभी के साथ भी होगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग और सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स एंशिएंट गोल्डलैंड के आउटर एरिया में पहुंच चुके थे, जहां उन सभी का सामना एक ड्रैगन मास्टर के साथ हुआ था, जिसे मारने के लिए वांगलिन उस ड्रैगन मास्टर की बॉडी के अंदर चला गया था। जबकि मास्टर मुजी और बाकी सभी को लगा था कि शायद वांगलिन यहाँ पे मारा गया है, इसलिए वो सभी वांगलिन को वहीं पे छोड़कर खुद एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन जब वांगलिन उस ड्रैगन मास्टर को मारकर बाहर निकलता है तो वो वहां से वापस जाने की कोशिश करता है, पर वापस जाने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए मजबूरन वांगलिन भी एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ चुका था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांगलिन एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में जाने वाले पोर्टल के सामने आके खड़ा हो गया था। और वांगलिन उस पोर्टल को काफी गौर से देखते हुए कहता है कि मास्टर मुजी के मुताबिक इस पोर्टल से होते हुए मैं डायरेक्ट एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाऊंगा। और अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उसके पीछे वाला रास्ता डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखकर वांगलिन खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहता है मुझे लगता है अब मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर वांगलिन उस पोर्टल के अंदर क्या है ये चेक करने के लिए अपनी फ्लाइंग सूट को बाहर निकालता है, जहाँ उसने अपनी फ्लाइंग सूट के अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के एक टुकड़ा भी डाल दिया था, ताकि वो बाहर खड़ा होकर ही देख सके कि आखिर उस पोर्टल के अंदर है क्या। जिसके बाद वांगलिन ने अपनी फ्लाइंग सूट को सीधा उस पोर्टल के अंदर भेज दिया था, जहाँ जैसे ही वांगलिन की फ्लाइंग सूट उस पोर्टल के अंदर इंटर करती है तो वो एक लावा से बने हुए वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लावा ही लावा था। जो देखकर वांगलिन को भी एक झटका लगता है और उसने और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी फ्लाइंग सूट को वापस बुला लिया था। लेकिन तब तक वहाँ पे उसकी फ्लाइंग सूट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और अगर वो अपनी फ्लाइंग सूट को थोड़ी देर और वहाँ रहने देता तो उसकी फ्लाइंग सूट ने पूरी तरह से वहीं पे पिघल जाना था। ये देखकर वांगलिन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसलिए वो अपनी फ्लाइंग सूट को वापस रखते हुए लिंगजू को बाहर निकालता है। और लिंगजू बाहर आते ही वहाँ पे वांगलिन की चापलूसी करते हुए कहता है मास्टर बताइए मुझे आपके लिए क्या करना होगा, मुझे किसको मारना है, किसकी सोल को खाना है, आप बस हुक्म करें, आप जैसे भी कहेंगे मैं अभी के अभी उसे यहाँ पे खत्म कर दूंगा। पर अभी लिंगजू यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वांगलिन ने बहुत ही चालाकी से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का एक टुकड़ा लिंगजू के अंदर भी डाल दिया था, ताकि वो लिंगजू की मदद से अच्छी तरह से एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल को चेक कर सके कि आखिर वो किस तरह की जगह है। और ये करने के बाद वांगलिन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी को मारना नहीं है, बल्कि तुम्हें इस पोर्टल के अंदर जाना है। और जैसे ही लिंगजू अपने सामने उस बड़े से पोर्टल को देखता है तो बेचारे लिंगजू की हालत ही वहाँ पे खराब हो गई थी, और वो डरते हुए वांगलिन से कहता है मास्टर क्या आप पागल हो गए हैं, इस पोर्टल के अंदर जाना तो सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, और आप चाहते हैं कि मैं इस पोर्टल के अंदर जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर उसके बावजूद भी आप मुझे वहाँ पे भेजना चाहते हैं तो आप खुद भी मेरे साथ आइए, ताकि कम से कम हम दोनों मिलकर मरे। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वांगलिन वहाँ पे एक सोल ग्रुप को बाहर निकालता है, जिसके अंदर काफी सारी सोल्स थी। उसे देखते ही लिंगजू वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसके मुंह से पानी आने लगा था, पर उसके बावजूद भी वो उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। जो देखकर वांगलिन वहाँ पे अपनी ब्लडी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक झटका देता है, जिसे महसूस करके लिंगजू वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था। और वो वांगलिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है रुके रुके मास्टर, मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए बेचारा लिंगजू सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ वांगलिन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह को काफी गौर से देख रहा था। पर अब की बार उस पोर्टल के दूसरी तरफ कोई लावा वर्ल्ड नहीं बल्कि कोई और ही जगह थी, जहाँ बेचारे लिंगजू के ऊपर लगातार तीरों की बरसात हो रही थी। जो देखकर लिंगजू भी जल्दी से उस जगह का एक छोटा सा चक्कर लगाते हुए उस पोर्टल से वापस आ गया था।
था, पर उसके बावजूद भी काफी सारे तीर उसके अंदर घुसे हुए थे और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए वंगलिन से कहता है, मास्टर जल्दी से वो सोल ग्रुप मुझे खाने के लिए दे दे। जो देखकर वंगलिन भी समझ गया था कि अगर उसने जल्दी से लिंगजू को वो सोल ग्रुप खाने के लिए नहीं दिया तो उसकी हालत यहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए उसने चुपचाप वो सोल ग्रुप को लिंगजू को खाने के लिए दे दिया था, जिसे लिंगजू भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से खा लेता है। वहीं वांगलिन अब उस पोर्टल के बारे में कुछ समझ चुका था। वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये फर्स्ट लेवल यिन यांग एनर्जी और 5 एलिमेंट की एनर्जी से बना हुआ है, और अगर ये जगह वाकई 5 एलिमेंट की एनर्जी से बनी हुई है तो मैं तो सिर्फ अर्थ एलिमेंट के बारे में ही थोड़ा बहुत जानता हूँ, और अगर मैं किसी तरह अर्थ एलिमेंट वाले लैंड में इंटर कर जाऊँ तो मैं अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ से निकल सकता हूँ। वहीं उस सोल ग्रुप को खाने की वजह से लिंगजू अब वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और उसी के साथ वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, इसी तरह इन सोल ग्रुप्स को खाते खाते एक टाइम पे आके मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने इस इवल मास्टर को ही हराते हुए इसकी बॉडी के ऊपर ही कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर वो दोबारा वहाँ पे वांगलिन के पास जाते हुए उससे कहता है, मास्टर क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़े और सोल ग्रुप्स दे सकते हैं? जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे एक स्माइल करते हुए काफी सारे सोल ग्रुप्स को बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर लिंगजू वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके लिए तो मैं कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, इवन अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए भी रेडी हूँ। जिसपे वांगलिन भी इशारे से उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहता है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे एक साथ ही उन सभी सोल ग्रुप्स को खाते हुए सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ अब की बार वो उस पोर्टल से होता वो आइसलैंड में पहुंच चुका था। और उस पोर्टल से वापस आने के बाद वो ठंड के मारे कांपते हुए वांगलिन से एक और सोल ग्रुप की मांग करता है, जिसपे वांगलिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सभी के सभी सोल ग्रुप्स ऑलरेडी दे दिए हैं, अब तुमने उन सभी को एक साथ खा लिया, ये तुम्हारी गलती थी। वांगलिन की ये बात सुनकर बेचारी लिंगजू का तो पोपट हो गया था, जहाँ वांगलिन ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक बार फेस उसे पकड़कर उस पोर्टल के अंदर भेज दिया था, और अब की बार वो उस पोर्टल से होता हुआ वुडन लैंड में पहुंच चुका था, जहाँ जमीन से 2 बड़े-बड़े हैंड निकलते हैं, जिन्होंने बेचारे लिंगजू के साथ वहाँ पे फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। और वुडन लैंड से वापस आने के बाद लिंगजू ने दोबारा उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए मना कर दिया था, जो देखकर वांगलिन अपने ब्लडी थंडर ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से से उसे घूरता है, जो देखकर लिंगजू डरता हुआ सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था। और अब की बार लिंगजू उस पोर्टल से होता हुआ सीधा अर्थलैंड में पहुंचता है, जो देखकर वांगलिन भी खुश होता हुआ वहाँ पे लिंगजू के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला गया था। वहीं लिंगजू वहाँ पे वांगलिन की बुराई करते हुए कह रहा था, ये इवल मास्टर तो मुझे लगता है आज मेरी यहाँ पे जान लेके रहेगा। और हर बार की तरह वांगलिन ने यहाँ पे एक बार फिर से उसकी सारी बातें सुन ली थी, जो देखकर लिंगजू बुरा समूह बनाते हुए कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, आगे से मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं, हर बार तो ये मेरी सारी बातें सुन लेता है। वहीं वांगलिन वहाँ पे लिंगजू को इग्नोर करते हुए उस जगह को काफी गौर से देख रहा था, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो बनने लगता है, जिसे देखकर लिंगजू डरते हुए कहता है कि अब तो हम लोग पक्का यहाँ पे मरने वाले हैं। और ये कहकर लिंगजू गुस्से से अपने मन में कहता है, इससे तो अच्छा था कि मैं अपने सिविल मास्टर के साथ ही फाइट करता हुआ मारा जाता, कम से कम मैं एक मर्द की तरह तो मरता ना, यहाँ तो मैं बेकसूर ही मरने वाला हूँ। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे अपने साथ बांध लेता है, जिसके बाद वो अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से वहाँ से भागने लगा था। और यहाँ पे लिंगजू एक बार फिर से पलटते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा होशियार हो, इस तरह जमीन के नीचे भागने से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ऊपर से हम दोनों यहाँ पे सेफ भी रहेंगे। और लिंगजू को वहाँ पे इस तरह से बक बक करते हुए देखकर वांगलिन उसे दोबारा अंदर भेजते हुए कहता है, अंदर जाके शोर मचाओ, मेरा यहाँ पे दिमाग मत खाओ। लेकिन लिंगजू भी बहुत ही चालाकी से मासूम सा फेस बनाते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर मैंने यहाँ पे आपकी काफी ज्यादा मदद की है, तो क्या आप मुझे यहाँ पे खाने के लिए एक और सोल ग्रुप दे सकते हैं? जिसपे वांगलिन ने भी कुछ सोचते हुए चुपचाप उसे वहाँ पे खाने के लिए एक सोल ग्रुप दे दिया था, जिसे पाकर तो लिंगजू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं वांगलिन अपना पूरा दम लगाते हुए काफी तेजी से वहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ की पूरी जमीन फटने लगती है और उससे एक अजीब सा ब्लैक टावर बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से मजबूरन वांगलिन को भी वहाँ से बाहर निकलना पड़ा था। पर बाहर निकलने के बावजूद भी वांगलिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए काफी तेजी से वहाँ से भागने लगा था, क्योंकि वो टोर्नेडो अभी भी वहाँ पे वांगलिन का ही पीछा कर रहे थे, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी अचानक ही वहाँ पे उनमें से एक टोर्नेडो से वांगलिन के ऊपर हमला होता है, और जब वांगलिन पीछे मुड़कर उस टोर्नेडो को काफी गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे उन टोर्नेडोज के अंदर काफी छोटे छोटे मोस्टर्स दिखाई देते हैं, और अब उन सभी लिटिल मोस्टर्स ने वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। पर वांगलिन भी वहाँ पे अपनी ब्लडी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए उन लिटिल मोस्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने लगा था। लेकिन उन लिटिल मोस्टर्स की तादाद तो वहाँ पे लाखों में थी, जिन्हें एक साथ मार पाना वांगलिन के लिए भी इम्पॉसिबल था। वहीं जैसे जैसे वो लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे मर रहे थे, उनसे बहुत ही ज्यादा अजीब एनर्जी निकलते हुए वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसकी वजह से उस अर्थलैंड के सभी मोस्टर्स काफी तेजी से उसी तरफ आने लगे थे। तभी लिंगजू वहाँ पे बिल्कुल एक हीरो की तरह एंट्री मारकर बाहर आते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है इन सभी लिटिल मोस्टर्स के साथ निपटने की। लेकिन अभी वो बेवकूफ लिंगजू यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एक टोर्नेडो से उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हमला होता है, पर वांगलिन ने टाइम रहते ही उसे वहाँ पे बचा लिया था। हीरो बनने के चक्कर में भी यहाँ पे इसका काम तमाम हो जाना था। वहीं अब देखते ही देखते वहाँ पे और ज्यादा टोर्नेडोस बनने लगे थे, और उन मोस्टर्स की तादाद भी वहाँ पे दुगनी होती जा रही थी, और ऊपर से वो सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे लगातार लिंगजू और वांगलिन के ऊपर हमले भी किए जा रहे थे। पर वांगलिन वहाँ पे न सिर्फ अपनी ब्लडी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए सभी के हमले को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी लिटिल मोस्टर्स को मारते हुए वहाँ पे काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा था। तभी वांगलिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के काफी सारे टुकड़े वहाँ पे चारों तरफ फैला देता है, ताकि वो लिटिल मोस्टर से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ सके। और इसी बीच वांगलिन को वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी से एक ब्लैक टावर के बारे में
में पता चलता है, जिसको ना तो वो टोर्नेडोस नुकसान पहुंचा पा रहे थे और ना ही वो लिटिल मॉन्स्टर्स। इसलिए वंगलिन भी वहाँ पे उसी ब्लैक टावर के अंदर जाने की सोचता है। जिसके बाद वंगलिन ने वहाँ पे अपने एक डिफेंस टलिस्मैन का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी और काफी तेजी से वहाँ पे उस ब्लैक टावर की तरफ बढ़ने लगा था। पर इस बीच बेचारे लिंगजू की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स के अटैक उसी को ही लग रहे थे। वहीं धीरे धीरे अब वहाँ पे वंगलिन की वो प्रोटेक्टिव शील्ड भी कमजोर होती जा रही थी और देखते ही देखते वो प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। लेकिन तब तक वंगलिन उस ब्लैक टावर के काफी करीब पहुंच चुका था, पर उसके बावजूद भी उन लिटिल मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे वंगलिन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो देखकर वंगलिन भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक ही झटके में उस ब्लैक टावर के अंदर एंटर कर जाता है। पर उनमें से कोई भी मॉन्स्टर उस ब्लैक टावर के अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि उस ब्लैक टावर को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही थी। जो देखकर वंगलिन भी खुद से ही कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि इस ब्लैक टावर के अंदर जरूर कोई न कोई खास बात है। और ये कहकर वंगलिन वहाँ पे उस ब्लैक टावर को काफी गौर से देखने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी वो लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ से नहीं जा रहे थे। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा है ये इवल मास्टर हमेशा के लिए यहीं पे फंस के रह जाए, तब तक मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं इसकी इस सोल को खाते हुए इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। पर वंगलिन को भी यहाँ पे लिंगजू की सारी बातें सुनाई दे रही थी, इसलिए वंगलिन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए लिंगजू को बाहर आने के लिए कहता है। और बाहर आते ही वो वहाँ पे एक बार फिर से वंगलिन की चापलूसी करते हुए कहता है, कहिए मास्टर क्या हुक्म है मेरे लिए। जिसपे वंगलिन उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। जो देखकर लिंगजू वंगलिन के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उसके सामने झुक गया था और डरते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है आज मेरी ये लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन वंगलिन वहाँ पे एक बार फिर से काफी सारे सोल ग्रुप्स को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे लालच देता है। जो देखकर बेचारा लिंगजू यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, जहाँ वो इन सारे सोल ग्रुप्स को दुखाना चाहता था, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर उन लिटिल मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना चाहता था। पर तभी अचानक ही वो वहाँ पे एक साथ उन सारे सोल ग्रुप्स को खाते हुए अपने मन में कहता है, अब जब मरना ही है तो क्यों ना मैं इन सभी सोल ग्रुप्स को खा के मरूं। जो देखकर वंगलिन उससे कहता है कि तुम्हें इन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में से होते हुए ऊपर आसमान की तरफ जाना है और देखना है क्या तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो या नहीं। वंगलिन की ये बात सुनकर तो लिंगजू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ से बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं यहाँ पे वापस क्यों आऊंगा, फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा। पर ये कहकर जैसे वो उन मॉन्स्टर्स के बीच में से होते हुए ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता है तो ऊपर आसमान में भी एक बैरियर लगा हुआ था, जिससे टकराते हुए लिंगजू दोबारा वहाँ पे नीचे आ गिरता है। जो देखकर वंगलिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे जरूर होगी। और वंगलिन जो कि यहाँ पे समझ रहा था कि लिंगजू का खेल खत्म हो चुका है, वो लिंगजू को याद करते हुए कहता है कितने अफसोस की बात है, मैंने अपने उस डेविल सोल को भी खो दिया। पर अभी वंगलिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उन टोर्नेडोस के बीच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और लिंगजू वहाँ पे उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स को मारते हुए वहाँ पे एक हीरो की तरफ बाहर आता है। जो देखकर वंगलिन को भी अपनी मन ही मन में एक झटका लगता है, पर वो लिंगजू के सामने ये शो नहीं करता। वहीं लिंगजू भी वंगलिन के पास आकर उसे ऊपर आसमान में लगी हुई रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है और वो सभी मॉन्स्टर्स मुझे वहाँ पे एक छोटा सा चूहा समझते हुए खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उल्टा वहाँ पे उन्हीं को ही मारते हुए उनकी सोल्स को खा लिया। और ये कहकर वो वंगलिन के सामने अपनी तारीफ करते हुए कहता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, तो फिर भला वो लिटिल मॉन्स्टर्स मेरे जैसे एक महान डेविल सोल के सामने कैसे टिक सकते थे। लिंगजू की ये सारी बातें सुनकर वंगलिन भी थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें उन लिटिल मॉन्स्टर्स से डर नहीं लगा था। जिसपे लिंगजू उसे बताता है कि पहले तो उन लिटिल मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, पर फिर मैंने वहाँ पे उनको मारते हुए उनकी सोल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा सारा पेन भी वहाँ पे खत्म होने लगा था। लिंगजू की ये सारी बातें सुनकर वंगलिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहता है कि ये सभी लिटिल मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर मैं इन लिटिल मॉन्स्टर्स के सामने इनके ही जैसे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को खड़ा कर दूं तो उसकी मदद से मैं सभी लिटिल मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सोचकर वंगलिन वहाँ पे लिंगजू से कहता है, उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स की सोल को बाहर निकालो जिन्हें तुमने अभी अभी खाया है। वंगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स की सोल को बाहर निकालने लगा था, पर इस सब में बेचारे लिंगजू की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं वंगलिन वहाँ पे उन लिटिल मॉन्स्टर्स के सोल ग्रुप्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है और अपनी फॉर्मेशन में वंगलिन वहाँ पे उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स की सोल्स को मर्ज करने लगा था। जो देखकर लिंगजू कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहता है, अब ये इवल मास्टर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं देखते ही देखते वंगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी सोल्स को आपस में मर्ज कर दिया था और उसके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी भी डाल दी थी। और ये देखकर लिंगजू वहाँ पे वंगलिन का सारा प्लान समझ चुका था, इसलिए वो डर के मारे वहाँ पे पीछे हटते हुए कहता है, ये तो यहाँ पे एक डीमन मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहा है, अब तो मुझे इससे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रहना होगा। लेकिन अभी भी वंगलिन के लिए एक पावरफुल डीमन मॉन्स्टर को क्रिएट करने के लिए वो सोल्स बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए वो वहाँ पे लिंगजू को उन लिटिल मॉन्स्टर्स की 300 और सोल्स लाने के लिए कहता है, जिसपे पहले तो लिंगजू मना करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वंगलिन वहाँ पे अपना ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज करता है तो लिंगजू भी डरता हुआ वहाँ पे एक बार फिर से उन लिटिल मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए चला गया था। और उन सोल्स की मदद से देखते ही देखते वंगलिन ने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन मॉन्स्टर को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर वंगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की भी पावर थी। और उस डीमन मॉन्स्टर को देखकर वंगलिन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली मेरा अपना मॉन्स्टर बन गया है। जिसके बाद वंगलिन अपने डीमन मॉन्स्टर के साथ उस ब्लैक टावर से बाहर आ गया था और बाहर आकर वंगलिन के डीमन मॉन्स्टर ने वहाँ पे जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और वो सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ पे उसे अपना बॉस मानते हुए उसके पीछे आने लगे थे। और देखते ही देखते वंगलिन ने वहाँ पे अपने उस डीमन मॉन्स्टर की मदद से उन
टोर्नेडोज को भी वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। पर जैसे जैसे वो टोर्नेडोज वहाँ पे खत्म हो रहे थे वैसे वैसे उन्हें वहाँ पे लाखों की तादाद में वो मोस्टर्स मरे हुए दिखाई दे रहे थे और वहाँ पे एक अजीब सा पॉइजन भी फैला हुआ था। पर वांग लिन वहाँ पे उस पॉइजन को अच्छी तरह से पहचान गया था, इसलिए वो कोल्टून में कहता है कि हो ना हो ये काम जरूर मेंगटाओजी का ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थलैंड में ही मेंगटाओजी को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बैठे हुए कल्टीवेट कर रहा था और साथ साथ वो वहाँ पे अपने उस खतरनाक पॉइजन को भी रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी मोस्टर उसके पास आ रहा था वो वहाँ पे मरता जा रहा था। इवन काफी सारे लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे उसके ऊपर हमले करने की भी कोशिश कर रहे थे पर वो सभी वहाँ पे मेंगटाओजी के करीब भी नहीं आ पा रहे थे और उन सभी लिटिल मोस्टर्स को वहाँ पे मारते हुए मेंगटाओजी एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अगर गॉड अपने इन सभी लिटिल मोस्टर्स को मुझसे मरवाना चाहता है तो मैं उस गॉड की एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। और ये कहते हुए मेंगटाओजी ऊपर आसमान में आ गया था, जिसके बाद उसने वहाँ पे अपने उस खतरनाक पॉइजन का यूज करते हुए चारों तरफ तबाही मचा दी थी और वो लिटिल मोस्टर्स उसके पॉइजन के चलते वहाँ पे मरकर ऐसे गिर रहे थे जैसे ऊपर आसमान से लिटिल मोस्टर्स की बारिश हो रही हो, जो देखकर मेंगटाओजी भी वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं न जाने पिछले कितने लंबे अरसे से ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को एक साथ मारना चाहता था पर आज मेरी ये ख्वाहिश इन लिटिल मोस्टर ने पूरी कर दी। और ये कहते हुए मेंगटाओजी ने वहाँ पे चारों तरफ अपने उस पॉइजन को फैलाना शुरू कर दिया था और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था वांग लिन एंशिएंट गॉडलैंड के फर्स्ट लेवल में आ चुका था, जहां वांग लिन का सामना फर्स्ट लेवल के लिटिल मोस्टर्स के साथ होता है जिनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वांग लिन अपना पूरा दम लगाते हुए भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे लिटिल मोस्टर्स की सोल्स का यूज करते हुए वहाँ पे अपने एक मोस्टर क्रिएट कर लिया था और अपने उस मोस्टर की मदद से वांग लिन उन सभी लिटिल मोस्टर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। पर एपिसोड के एंड में वांग लिन को वहाँ पे काफी सारे लिटिल मोस्टर्स मरे हुए दिखाई दिए थे जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मेंगटाओजी ने अपनी पॉइजनस गैस का यूज करते हुए मारा था। के बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन भी उस पॉइजनस गैस को देखते हुए समझ चुका था कि हो ना हो ये काम जरूर मेंगटाओजी का ही होगा। और ये पता लगती है अचानक कि वांग लिन वहाँ पे लिंगजू को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे मेंगटाओजी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसपे लिंगजू थोड़ा परेशान होते हुए वांग लिन से पूछता है, क्या आप उसी मेंगटाओजी की बात कर रहे हैं जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम में है? जिसपे वांग लिन थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो, ज्यादा सोचो मत। वांग लिन की ये बात सुनकर बेचारी लिंगजू को भी मजबूरन मेंगटाओजी के बारे में पता लगाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। पर लिंगजू को वांग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से खुद से ही कहता है, न जाने ये मेरा पागल मास्टर मुझसे क्या क्या करवाता रहता है। एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को ढूंढना तो सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए मेंगटाओजी की तलाश में लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जैसे अचानक वहाँ पे एहसास होता है कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए जब उस खतरे को देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे लिटिल मोस्टर्स का किंग दिखाई देता है जो कि वहाँ पे वांग लिन के ऊपर ही नजर रखे हुए था। वो वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए अपने सभी साथियों को अपने पास बुलाने लगता है, जिसके बाद उसने अचानक वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे वांग लिन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए रोक लिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने बनाए हुए मोस्टर से उस मोस्टर किंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो मोस्टर वहाँ पे डरते हुए नाम में अपना सर हिलाने लगा था, जो देखकर वांग लिन अपना ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज करते हुए थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर वांग लिन के मोस्टर को भी मजबूरन उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाना पड़ता है। और इस तरह वो दोनों मोस्टर जो कि दिखने में एक ही साइज के लग रहे थे, वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जहाँ जैसे ही वांग लिन का मोस्टर उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करता है तो उस मोस्टर किंग ने उसके अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन जब वो मोस्टर किंग वांग लिन के मोस्टर के ऊपर अटैक करता है तो वांग लिन का मोस्टर वहाँ पे डर के मारे भागने लगा था, पर उसके बावजूद भी उस मोस्टर किंग का अटैक वांग लिन के मोस्टर को हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वांग लिन का मोस्टर वहाँ पे उड़ता हुआ नीचे जा गिरा था और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक नेसन सूर्यालम का मोस्टर लग रहा है। और ये सोचकर वांग लिन ने अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने फ्लाइंग शॉट को बाहर निकालकर बहुत ही तेजी से उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो मोस्टर किंग वहाँ पे वांग लिन के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोके जा रहा था। इवन उस मोस्टर किंग ने वहाँ पे वांग लिन के अटैक्स को रोकते हुए उल्टा उसके ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि वो डायरेक्ट मोस्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया था। और वो मोस्टर किंग वहाँ पे वांग लिन के पीछे जा पाता उससे पहले ही वांग लिन का बनाया हुआ मोस्टर एक बार फिर से बीच में आते हुए उस मोस्टर किंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करने के बाद वांग लिन का मोस्टर अचानक ही वहाँ से भागने लगता है, जो कि असल में वांग लिन का ही प्लान था। और जैसे ही वो मोस्टर किंग वांग लिन के मोस्टर का पीछा करते हुए वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक ही वांग लिन ने वहाँ पे नीचे जमीन से बाहर आते हुए अपनी फ्लाइंग शॉट से सीधे उस मोस्टर किंग के ऊपर हमला कर दिया था। और उसके साथ ही वांग लिन ने वहाँ पे उस मोस्टर किंग को पूरी तरह से खत्म करते हुए बीचों बीच काट दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उस मोस्टर किंग की बॉडी एक्सप्लोड होते हुए डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, एक नेसन सूर्यालम के मोस्टर के साथ फाइट करते करते ही मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसका मतलब है कि अभी मेरी लिमिट सिर्फ इतनी ही है कि मैं एक नेसन सूर्यालम के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकूं। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए कल्टीवेट करने लगा था और उसका मोस्टर वहाँ पे उसकी रक्षा कर रहा था। और अभी वांग लिन वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहा
रहा था कि तभी एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल वाला पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वांग लिन खुद से ही कहता है मुझे लगता है इस पोर्टल से होते हुए सेकंड लेवल में जाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा सामना यहाँ पे इसी तरह से बड़े बड़े monsters के साथ हो रहा है और ऊपर से न जाने सेकंड लेवल में कौन कौन से खतरे होंगे। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिंग जू भागते हुए वांग लिन के पास आकर उसे बताता है कि मैंने उस ओल्ड मास्टर मेंग टाओजी को ढूंढ लिया है। उसके बाद हम वहाँ पे मेंग टाओजी को ही देखते हैं जो कि उस सेकंड लेवल वाले पोर्टल के काफी करीब पहुंच चुका था, पर वो वहाँ से आगे बढ़ पाता उससे पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट मोस्टर अपीयर होता है जो कि वहाँ पे इंसानों की भाषा बोलते हुए गुस्से से मेंग टाओजी से कहता है तुमने अपने इस पोजीशन से मेरे क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसकी तुम्हें सजा देने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। और ये जाइंट मोस्टर जो कि स्टॉर्म बीस्ट किंग था और उन सभी लिटिल मोस्टर्स का किंग भी था जो कि सोल फॉर्मेशन एलएम के पीक पे था। उस बीस्ट किंग की पावर को देखते हुए एक पल के लिए तो मेंग टाओजी भी थोड़ा डर गया था, पर उस बीस्ट किंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने लिटिल मोस्टर्स की मदद से मेंग टाओजी के ऊपर चारों तरफ से हमला करवाना शुरू कर दिया था, जिन्हें रोक पाना मेंग टाओजी के लिए भी वहाँ पे मुश्किल होता जा रहा था। और वांग लिन जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था वो भी वहाँ पे उस बीस्ट किंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन लिंग जू वहाँ पे मेंग टाओजी की ऐसी हालत देखकर खुश होते हुए कहता है अब तक ये ओल्ड मास्टर इसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था उसे मारे जा रहा था, लेकिन अब इसका सामना इसकी टक्कर वाले मोस्टर के साथ हो रहा है। अब ये देखने में मजा आएगा कि ये ओल्ड मास्टर मेंग टाओजी इस बीस्ट किंग को कैसे हराता है। वहीं वांग लिन भी वहाँ पे अपने मन ही मन में शुक्र मना रहा था कि वो जल्दबाजी में कदम उठाते हुए आगे नहीं बढ़ा, वरना मेंग टाओजी की तरह उसका सामना उस बीस्ट किंग के साथ हो रहा होता। वहीं दूसरी तरफ है मेंग टाओजी को देखते हैं जिसने वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स के हमलों से बचने के लिए अपने कुछ खास डिफेंस टायर्स का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी, लेकिन उसकी वो शील्ड भी ज्यादा देर उन मोस्टर्स के हमलों के सामने नहीं टिक पाती और देखते ही देखते उसकी वो प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद उन लिटिल मोस्टर्स के सभी हमले सीधे जाकर मेंग टाओजी को ही लगते हैं, जिनके इम्पैक्ट की वजह से वो उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। पर जैसे ही वो लिटिल मोस्टर्स दोबारा वहाँ पे मेंग टाओजी के ऊपर हमला करते हैं तो तभी मेंग टाओजी की जान बचाने के लिए उसके स्पिरिट बीस्ट ने बीच में आते हुए उन सभी हमलों को अपने ऊपर ले लिया था और एक साथ इतने ज्यादा हमलों को झेल पाना उसके बस की भी बात नहीं थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस स्पिरिट बीस्ट की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर मेंग टाओजी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी पॉइजनस गैस से एक बार फिर से उन सभी लिटिल मोस्टर्स का खात्मा करना शुरू कर दिया था। और इस बीच मेंग टाओजी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पिरिट बीस्ट को उठाते हुए सीधा वहाँ से उस ब्लैक टावर के अंदर आ गया था, जो देखकर लिंग जू वांग लिन से कहता है मास्टर अभी उस बीस्ट किंग का पूरा ध्यान मेंग टाओजी के ऊपर है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से सेकंड लेवल में इंटर कर जाए। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तभी वो बीस्ट किंग वहाँ पे उस ब्लैक टावर के पास जाते हुए गुस्से से मेंग टाओजी से कहता है कि तुम्हें मारने से मुझे ये ब्लैक टावर भी नहीं रोक सकता, तुमने मेरे क्लैन के बहुत सारे लोगों का खून बहाया है जिसका बदला मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। और ये कहकर उस बीस्ट किंग ने अचानक ही वहाँ पे उस ब्लैक टावर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मेंग टाओजी को उस ब्लैक टावर के अंदर भी सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर मेंग टाओजी वहाँ पे गुस्से से उस बीस्ट किंग को गालियां देने लगा था। और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर मेंग टाओजी अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है मेरे बीस्ट लीटियान तुम पिछले हजारों सालों से मेरे साथ हो, पर मुझे लगता है अब हमारे बिछड़ने का समय आ चुका है, आज मुझे यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को पकड़ते हुए उसकी बॉडी से उसकी सोल कोर को बाहर निकाल लिया था और अपने स्पिरिट बीस्ट की सोल कोर को बाहर निकालते हुए कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब असल में इस बीस्ट किंग की वजह से हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला इससे जरूर लूंगा। और ये कहकर मेंग टाओजी ने डायरेक्ट वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की सोल कोर को खा लिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते मेंग टाओजी का पूरा रूप ही बदल गया था और अब वो वहाँ पे पूरी तरह से एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस बॉडी को भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को भी खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट किंग ने मेंग टाओजी को खत्म करने के लिए उस ब्लैक टावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो ब्लैक टावर वहाँ पे एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। लेकिन मेंग टाओजी ने वहाँ पे उसके हमले को रोक लिया था, जो देखकर उस बीस्ट किंग के साथ साथ वांग लिन और लिंग जू को भी एक झटका लगता है। और देखते ही देखते मेंग टाओजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग के वेपन को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर वो बीस्ट किंग थोड़ा चौंकते हुए उससे कहता है तुम्हारी हालत को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने किसी हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर को खाया है। जिसपे मेंग टाओजी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है मैं पिछले हजारों सालों से इसीलिए तो उसे बड़ा कर रहा था कि जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसके कोर को खाते हुए खुद को पावरफुल बना सकूं। और देखो आज मेरा बरसों पुराना बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया, लेकिन मैं अपने स्पिरिट बीस्ट के कोर को अभी नहीं खाने वाला था, क्योंकि मेरा स्पिरिट बीस्ट एम्परर बनने से सिर्फ एक कदम ही दूर था। और अगर उसके बीस्ट एम्परर बनने के बाद मैं उसकी कोर को खाता तो मैं सोलफुल मिशनरी एलम से ब्रेक थ्रू करता वो सीधा गोड रियलम में पहुंच जाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज मुझे उसकी कोर को खाने के लिए मजबूर कर दिया। मेंग टाओजी की ये बात सुनकर वो बीस्ट किंग उससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा वो स्पिरिट बीस्ट तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, इवन उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की, पर तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे मारकर उसे ही खा लिया। तुम तो वाकई एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान निकले। जिसपे मेंग टाओजी गुस्से से चिल्लाते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है कि अब इन बातों को कोई फायदा नहीं है और अब मैं भी तुम्हारी तरह सोलफुल मिशनरी एलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहकर मेंग टाओजी अचानक अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से उस बीस्ट किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ उसे कुछ लिटिल मोस्टर्स रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर वो अपनी पॉइजनस गैस का यूज कर
करके उन सभी लिटिल मोस्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगा था और उस बीस्ट किंग के हाथ के ऊपर भी अपनी पॉइजनस गैस से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था और उसी के साथ साथ अपनी पॉइजन उस बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर भी डाल दी थी। लेकिन इस बीच उस बीस्ट किंग ने भी मैंगटाओजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था और असल में ये मैंगटाओजी का ही प्लान था। वो जैसे ही वहाँ पे उस बीस्ट किंग से थोड़ा दूर जाता है तो उसने अचानक ही वहाँ पे बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर मौजूद अपनी पॉइजन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते मैंगटाओजी का पॉइजन वहाँ पे धीरे धीरे उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी में फैलने लगा था, जिसकी वजह से उस बीस्ट किंग को वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और वो बीस्ट किंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर इसी तरह से वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ पे उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उस बीस्ट किंग ने उसी वक्त वहाँ पे अपने उस हाथ को उखाड़ दिया था जिसके अंदर मैंगटाओजी का पॉइजन फैल चुका था। लेकिन अब वो बीस्ट किंग भी वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे अपने ही लोगों की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगा था और अपने लोगों की पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो बीस्ट किंग वहाँ पे एक बहुत ही बड़े और खतरनाक स्पीयर को समन करता है, जो देखकर मैंगटाओजी भी बीस्ट किंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपने हाई लेवल के डिफेंस वेपन को बाहर निकालता है। वहीं तब तक बीस्ट किंग ने भी अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर दिया था और जैसे बीस्ट किंग का वो स्पीयर जाकर मैंगटाओजी के डिफेंस वेपन को लगता है तो बीस्ट किंग के स्पीयर ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे बीचों बीच काट दिया था और उसका वो स्पीयर जाकर सीधा वहाँ पे मैंगटाओजी को हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मैंगटाओजी उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था और अब उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर बीस्ट किंग उससे कहता है तुम्हारा वो लाइफ डिफेंस वेपन भी अब टूट चुका है, तो अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर बीस्ट किंग ने वहाँ पे उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जो देखकर मैंगटाओजी अचानक ही वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है बेवकूफ बीस्ट कहीं के, भले ही तुमने मेरे पॉइजनस फर्नेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे उस पॉइजनस फर्नेस के अंदर इतना ज्यादा पॉइजन मौजूद है कि वो आसानी से तुम्हें खत्म कर सके। और ये कहकर मैंगटाओजी अचानक ही वहाँ पे अपने पॉइजनस फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस निकलने लगी थी, जो देखकर मैंगटाओजी वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर से हंसते हुए कहता है अब तुमसे अपने स्पिरिट बीस्ट की मौत का बदला लेने का वक्त आ चुका है। और मैंगटाओजी कैसे कहते वहाँ पे उसका पॉइजन धीरे धीरे उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी में फैलने लगा था और मैंगटाओजी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पॉइजन की मदद से उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड कर दी थी। और जैसे वहाँ पे उस बीस्ट किंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो वो सभी लिटिल मोस्टर्स जिनकी पावर को उस बीस्ट किंग ने ऑब्जर्व कर रखा था वो सभी भी मरते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर आसमान से लिटिल मोस्टर्स की बारिश हो रही हो। और ये नजारा देखकर मैंगटाओजी वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर से हंसने लगा था। वह लिंगजू भी ये नजारा देखकर थोड़ा डरते हुए वांगलिन से कहता है मास्टर इसने तो सारी बाजी ही पलट दी, अब हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पागल ओल्ड मास्टर की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर हमें ये इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देगा। पर वांगलिन वहाँ पे लिंगजू की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मास्टर से कहता है कि हमें इसके थोड़ा और करीब ले जाओ। असल में वांगलिन वहाँ पे अपने साथियों के साथ एक टोर्नेडो के अंदर मौजूद था और वांगलिन के ऐसा कहते ही वांगलिन का मास्टर उन्हें मैंगटाओजी की थोड़ा और करीब ले जाता है, जहाँ पे उस बीस्ट किंग के साथ फाइट करते हुए मैंगटाओजी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वो दोबारा वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में भी आ चुका था, जो देखकर वांगलिन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सीरियस होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक ये एंशिएंट गोल्डलैंड की जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, पर अगर मेरे हाथों में एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के टायर्स लग जाए तो फिर ये जर्नी मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। असल में वांगलिन यहाँ पे मैंगटाओजी के स्पेस बैग को चुराने की बात कर रहा था। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू परेशान होते हुए कहता है मास्टर आप जानते भी हो आप क्या कह रहे हैं, आप एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को मारने की बात कर रहे हैं। इस ओल्ड मास्टर की हालत अभी भले ही बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हम लोग फिर भी मिलकर भी इसे नहीं मार सकते, और अगर वो अभी भी चाहे तो हम तीनों के चोटी की तरह मसल सकता है। जिस पे वांगलिन लिंगजू से कहता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये मर ही नहीं सकता। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर की मदद से उन सभी लिटिल मोस्टर्स को कंट्रोल करते हुए मैंगटाओजी के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया था, जिनसे बचते हुए मैंगटाओजी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल की तरफ बढ़ने लगा था। और साथ साथ वो लिटिल मोस्टर्स को देखते हुए गुस्से से ये भी कह रहा था कि अब तुम्हारी जैसे मामूली से कोर फॉर्मेशन रियलम के मोस्टर्स भी मेरा शिकार करेंगे। और ये कहते हुए मैंगटाओजी अभी वहाँ से उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर बेचारी लिंगजू की तो हालत ही खराब हो गई थी। वही मैंगटाओजी भी गुस्से से वांगलिन को देखते हुए कहता है ओ तो ये तुम हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे। पर तभी अचानक कि वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूप की मदद से मैंगटाओजी को लिटिल मोस्टर्स के बीचों बीच फेंक दिया था, जो देखकर मैंगटाओजी गुस्से से वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन लिटिल मोस्टर्स ने वहाँ पे मैंगटाओजी को खाना शुरू कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए उसके स्पेस बैग को भी वहाँ पे उससे छीन लिया था। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उन लिटिल मोस्टर्स ने वहाँ पे मैंगटाओजी को पूरी तरह से खा लिया था, और इसी के साथ मैंगटाओजी का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन मैंगटाओजी का खेल खत्म करने के बाद वो सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, और तभी उनकी नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो सभी वहाँ पे वांगलिन के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर बेचारी लिंगजू की तो हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी, और वो डरते हुए वांगलिन से कहता है मास्टर अब हम क्या करेंगे। लेकिन वांगलिन को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इन मोस्टर्स से निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया है। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांगलिन उन मोस्टर्स से अपनी जान कैसे बचाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर
अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते मेंगटाओजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस मौके का फायदा उठाकर वंग लिन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मेंगटाओजी को वहाँ पे उन लिटिल मॉन्स्टर्स के बीचों बीच फेंक दिया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसका स्पेस बैग भी छीन लिया था। लेकिन मेंगटाओजी को मारने के बाद अब वो मॉन्स्टर्स वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जहाँ उन मॉन्स्टर्स की नजर वंग लिन और उसके साथियों के ऊपर भी पड़ चुकी थी। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वंग लिन और उसके साथियों के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है कि अब तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब हम लोगों के यहाँ पे मरना तय है। पर जैसे वो मॉन्स्टर्स वहाँ पे वंग लिन और उसके साथियों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो वंग लिन ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उन मॉन्स्टर्स के अटैक को किसी तरह से रोक लिया था। और वो मॉन्स्टर्स थे कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो चारों तरफ से वहाँ पे लगातार उन लोगों के ऊपर हमले किए ही जा रहे थे, जो देखकर वंग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मॉन्स्टर के ऊपर हवा में जाकर एक टोर्नेडो बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वंग लिन भी यहाँ पे समझ चुका था कि वो एक साथ इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएगा और अब उनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था एंशिएंट गोल्डलैंड का सेकंड लेवल। वहीं अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर भी जल्दी से ऊपर हवा में जाते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो को क्रिएट करने लगा था, जो देखकर लिंगजू घबराते हुए वंग लिन से कहता है, नहीं मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस टोर्नेडो की मदद से इन मॉन्स्टर्स से बचते हुए यहाँ से भाग पाएंगे। पर वंग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और तभी जैसे वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से वंग लिन के ऊपर हमला करते हैं, तो वंग लिन ने उल्टा वहाँ पे अपनी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसमें वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे गए थे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वंग लिन वहाँ पे अपने मॉन्स्टर के टोर्नेडो के अंदर भी आ गया था, पर उसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर्स वहाँ पे वंग लिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो देखकर वंग लिन कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे एक बार फिर से उसी जेट स्लिप का यूज करना पड़ेगा, जिसका यूज मैंने एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में आने के लिए किया था। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे मूव की बनाई हुई जेट स्लिप को बाहर निकालता है और उसे वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी वहाँ पे समन कर लिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर लपेट लिया था। और अपने उस ड्रैगन की मदद से वंग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस पोर्टल से होता हुआ सीधा एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल में आ चुका था। और ये सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था, इवन वंग लिन को वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। और अभी वंग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वंग लिन को वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी भी वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर लपेटे हुए था, जो देखकर वंग लिन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए इन सभी को भी अपने साथ ले आए, बहुत अच्छे, पर अब इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहते हुए वंग लिन ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वापस बुला लिया था, और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ से गायब होता है तो वो सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से बेकाबू हो जाते हैं। पर जैसे वो सभी वहाँ पे वंग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वंग लिन ने भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए अपने ड्रैगन को उनके सामने भेज दिया था, जिसके बाद हमें वहाँ पे वंग लिन के मॉन्स्टर और वो लिटिल मॉन्स्टर्स के लीडर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे। पर अब वहाँ पे धीरे धीरे वंग लिन का मॉन्स्टर उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर हावी पड़ने लगा था, और देखते ही देखते वंग लिन के मॉन्स्टर ने उसे वहाँ पे मारते हुए उसकी सारी पावर को ही अब्सॉर्ब कर लिया था। और इस खतरनाक नजारे को देखकर वो बाकी सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ पे वंग लिन के मॉन्स्टर से डरने लगे थे। और जैसे वंग लिन का मॉन्स्टर वहाँ पे जोर जोर से रूर करता है, तो वो सभी की सभी लिटिल मॉन्स्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से उसके कंट्रोल में आ गए थे, जो देखकर वंग लिन ने वहाँ पे अपने उस मॉन्स्टर के साथ साथ उन सभी लिटिल मॉन्स्टर्स को भी वहाँ पे अपने उसी स्पिरिचुअल स्टोरी रोब में रख लिया था, जिसके अंदर लिंगजू रहा करता था। और ये सब करने के बाद वंग लिन वहाँ पे उस जगह को चेक करने के लिए लिंगजू को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते ही वहाँ पे वंग लिन को देखकर गुस्से से अपने मन में कहता है, ये मेरा मास्टर तो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही रहमदिली दिखा रहा है, जो इस न्यू अजीब मॉन्स्टर के साथ साथ उसके साथियों को भी मेरे साथ रहने के लिए भेज दिया। इतने सुकून से मैं वहाँ पे रह रहा था, अब तो वो मॉन्स्टर्स मुझे वहाँ पे शांति से बैठने भी नहीं दे रहे। तभी वंग लिन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी रक्षा करनी है, ताकि यहाँ पे कोई भी खतरा मेरे करीब ना आ पाए। जिस पे लिंगजू वहाँ पे एक बार फिर से ड्रामा करते हुए वंग लिन से कहता है, मास्टर आपको जो भी करना है आराम से कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी खतरे को आपके पास नहीं आने दूंगा। तभी वंग लिन वहाँ पे मेंगटाओजी की चुराई हुई स्पेस बैग को बाहर निकालता है, और जैसे ही वो वहाँ पे उस स्पेस बैग के अंदर मौजूद ट्रेस को बाहर निकालता है, तो स्पेस बैग के अंदर मौजूद ट्रेस को देखकर वंग लिन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मेंगटाओजी की स्पेस बैग में उन हाई लेवल के स्टोन्स के साथ साथ और भी काफी सारे ट्रेस मौजूद थे, जिन सभी को वहाँ पे वंग लिन ने अपने स्पेस बैग में रख लिया था, सिवाय उस टूटे हुए फर्नेस के, क्योंकि वो टूटे हुए फर्नेस वंग लिन को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खास टायर लग रहा था, जो कि वंग लिन के बहुत ज्यादा काम आने वाला था। और जैसे ही वंग लिन वहाँ पे उस फर्नेस यानी ट्राइपॉड के अंदर उसे चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है, तो वहाँ पे वंग लिन को पता चलता है कि असल में ये ट्राइपॉड मेंगटाओजी के मास्टर का था, जिसे मेंगटाओजी ने मारते हुए चुरा लिया था। और मेंगटाओजी पिछले न जाने कितने हजारों सालों से इस ट्राइपॉड को एक मैजिक वेपन की तरह यूज कर रहा था, और आज तक उसने न जाने कितने ही लोगों को मारते हुए उन सभी की बॉडीज को इस ट्राइपॉड की मदद से रिफाइन किया था। इस फर्नेस की स्पेशल पावर इसकी ये ग्रीन पॉइजन ही थी, जो कि एक ही झटके में नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी मारने का दम रखती
रही थी। इसी ग्रीन पॉइजन की मदद से ही मैंग टाओजी अपने द्वारा मारे हुए लोगों की बॉडीज को रिफाइन किया करता था। उस ट्राइपॉड के बारे में सारी बातें जानकर वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो गया था और वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि भले ये ट्राइपॉड बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं इसका सही से इस्तेमाल करूँ तो ये मेरी एंशिएंट गोल्डलैंड की आगे की जर्नी में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे अपने वेपन फर्नेस को बाहर निकालता है, जो कि एक हाई लेवल के मोस्टर का स्कल था, जो कि उसे डेविल सी के डीप सी में मिला था। और वांग लिन ने भी वहाँ पे उस ट्राइपॉड को रिफाइन करने के लिए उसे अपने वेपन फर्नेस के अंदर डाल दिया था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस टूटे हुए ट्राइपॉड को एक सूट का रूप देना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो सूट वहाँ पे बनकर तैयार होती है तो वांग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट को बाहर निकालते हुए उसे अचानक वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अपनी फ्लाइंग सूट के टूटे हुए टुकड़ों को भी वांग लिन ने वहाँ पे अपने उसी फर्नेस के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद वांग लिन ने वहाँ पे अपनी उस टूटी हुई फ्लाइंग सूट को भी रिफाइन करते हुए उसे अपनी नई रिफाइन की हुई सूट के साथ मर्ज कर दिया था। और ऐसा होते ही अचानक वहाँ पे वांग लिन की नई फ्लाइंग सूट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और उन दोनों सूट्स के वहाँ पे आपस में मर्ज होने की वजह से देखते ही देखते वहाँ पे वांग लिन की नई बनाई हुई फ्लाइंग सूट भी अपग्रेड हो गई थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। वहीं उस सूट को रिफाइन करते करते वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं लिंगजू वहाँ पे वांग लिन की नई बनाई हुई सूट की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। आपने उस ओल्ड मास्टर के टूटे हुए ट्राइपॉड का यूज करके अपने लिए एक इतनी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस सूट को रिफाइन कर लिया, जो कि एक ही झटके में बड़े से बड़े कल्टीवेटर को भी खत्म करने का दम रखती है। इवन आपकी इस कमाल की सोच से तो नेशन सूट रियलम के कल्टीवेटर्स भी नहीं बचने वाले। पर वांग लिन वहाँ पे लिंगजू की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने डीमन मोस्टर को भी वहाँ पे बाहर निकालता है, जिसके कुछ लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे सेवा कर रहे थे। जिसपे वांग लिन तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं कहता, लेकिन लिंगजू उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, तुम अपने साथियों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हें इस तरह से मेरे सामने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने ज्यादा इसीलिए उड़ रहे हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे काफी सारे साथी हैं, लेकिन तुम बस वेट करो, देखना फ्यूचर में मेरे पास तुमसे भी ज्यादा मेरे साथी होंगे जो मुझे फॉलो करते हुए मेरा भी ध्यान रखा करेंगे। खैर वांग लिन वहाँ पे उन दोनों के बकबक इग्नोर करते हुए चुपचाप एंशिएंट गॉड के सेकंड लेवल में आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए वो वहाँ पे अपने सभी साथियों को आगे जाकर चेक करने के लिए कहता है। और वो खुद भी वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सारी जगहों को बहुत ही गौर से देखने लगा था। और तभी अचानक उसे वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम एक बार इस ब्रिज के अंदर इंटर कर गए तो उसके बाद उस ब्रिज से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ये वैसे ही पढ़ के वांग लिन भी वहाँ पे जल्दी से अपने साथियों के साथ जल्दी से उस स्टोन के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ उसे उस स्टोन के साथ एक ब्रिज भी दिखाई दे रही थी। जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इस मैसेज का क्या मतलब होगा? कहीं इसमें वापस न आने का मतलब कदम वापस लेने से तो नहीं है? मतलब अगर एक बार मैंने अपने कदम वापस ले लिए तो मैं कभी दोबारा यहाँ इस ब्रिज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे उस ब्रिज को चेक करने के लिए लिंगजू को उसके अंदर जाने के लिए इशारा करता है। और वांग लिन का ये इशारा पाकर लिंगजू वहाँ पे हंसकर उस डीमन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख लो हमारे मास्टर मुझे अभी भी तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे उस ब्रिज के अंदर जाने के लिए बोला। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे जल्दी से उस ब्रिज के एक चक्कर लगाकर वापस आ गया था और उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, जो देखकर वांग लिन अब की बार वहाँ पे एक लिटिल मोस्टर को चेक करने के लिए आगे भेजता है। पर वो लिटिल मोस्टर वहाँ पे उस ब्रिज के अंदर तो चला गया था, लेकिन जैसे ही वांग लिन उसे वहाँ पे वापस आने के लिए कहता है तो अचानक ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसने देखते ही देखते उस लिटिल मोस्टर को वहाँ पे खा लिया था। ये देखकर वांग लिन वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये डेविल सोल तो बहुत ही आसानी से वापस आ गया था, तो फिर ये लिटिल मोस्टर वापस क्यों नहीं आ पाया? और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि डेविल सोल के अंदर स्पेशल पावर्स है। और मेरे ख्याल से वापस न आने का मतलब तो यही है कि मुझे एक बार इस ब्रिज के अंदर इंटर करने के बाद अपने कदम वापस नहीं लेने, वरना मैं इस ब्रिज से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे खुद उस ब्रिज के अंदर इंटर कर गया था, जहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद ही अचानक ही वांग लिन के दोनों साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर वांग लिन वहाँ पे ये देखकर भी नहीं घबराता और वो इस सब को एक इल्यूजन समझते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। पर अभी वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वांग लिन को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के होने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही वांग लिन वहाँ पे भागते हुए बहुत ही तेज से उस ब्रिज को पार करने लगा था। पर अचानक ही वहाँ पे उसके रास्ते में एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि वांग लिन को वहाँ पे अपने सामने देखकर जोर जोर से रोर करने लगा था। पर वांग लिन वहाँ पे बिल्कुल शांति से उसके सामने खड़ा हुआ था। पर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये भी बस एक इल्यूजन ही है, क्योंकि अगर ये ड्रैगन रियल होता तो अब तक इसकी धार से मैं उड़ता हुआ यहाँ से पीछे जा गिरा होता। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे बस एक इल्यूजन ही था, जो कि बस वांग लिन को वहाँ पे डरा रहा था ताकि वांग लिन अपने कदम पीछे ले ले। और अगर ऐसा हो जाता तो वांग लिन हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता। और ये सब सोचते हुए जब वांग लिन वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो तभी उसे वहाँ पे अपने सामने अपने माता पिता दिखाई देते हैं, जहाँ वो दोनों ही वांग लिन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे थे। इवन उसकी माँ उसे वहाँ पे हमेशा की तरह खाना भी पैक करके दे रही थी। पर वांग लिन जो कि अच्छी तरह से जानता था कि ये सब बस एक इल्यूजन है, इसलिए वो वहाँ पे अपने माता पिता को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर वहाँ पे उसके पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे टाइजू, क्या तुम अपनी माँ के बने हुए हाथों का खाना नहीं खाना चाहते? पर वांग लिन वहाँ पे किसी तरह से खुद को समझाते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ गया था। और इस मिस्टीरियस ब्रिज ने यहाँ पे वांग लिन के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, इसलिए वो वांग लिन के सामने वही चीजें ला रही थी जिनसे वांग लिन कहीं न कहीं इमोशनल तौर पर अटैच था। और अभी वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे मास्टर फूजियान की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे वांग लिन को धमकी देते हुए कह रहा था कि पिछली बार की तरह आज भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा और तुम पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं कर पाओगे।
और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे वांगलिन के माता पिता के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके माता पिता दर्द के मारे रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। और वो दोनों वहाँ पे बहुत ही सैड होकर वांगलिन को अपनी जान बचाने के लिए कहने लगे थे। और वो दोनों वहाँ पे इतने इमोशनल होकर वांगलिन को बुला रहे थे कि वांगलिन का भी वहाँ से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और तभी अचानक ही वांगलिन को वही सीन याद आता है जहाँ वांगलिन के माता पिता ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उन्होंने वांगलिन के दिए हुए क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं वांगलिन भी वहाँ आ गया तो मास्टर फूजियन वहाँ पे उनके साथ साथ उनके बेटे को भी खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और ये सब याद करके वांगलिन खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहते नहीं, ये मेरे माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे माता पिता ने तो मेरी जान बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दी थी। इसलिए वांगलिन वहाँ पे सबको एक इल्यूजन समझते हुए खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ने लगा था। और जैसे वो वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो अचानक ही वहाँ पे वांगलिन के सामने लगा हुआ एक हिडन बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसा होते वांगलिन वहाँ पे उस ब्रिज के इल्यूजन से बाहर आ गया था। और उसी के साथ साथ उसके दोनों साथी भी वहाँ पे वापस आ गए थे। और वांगलिन वहाँ पे पीछे मुड़कर उस ब्रिज को देखते हुए कहता है कि ये ब्रिज तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी, अगर मैं यहाँ पे गलती से एक कदम भी वापस ले लेता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता। और ये सब सोचते हुए वांगलिन वहाँ पे अपने सामने बने हुए एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है, जो कि अर्थ की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। पर वांगलिन यहाँ पे अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि एंशिएंट गोल्डलैंड में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इसलिए जैसे वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ से आगे देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कोई अजीब सी एनर्जी उसे ऐसा करने से रोक रही थी, जो देखकर वांगलिन को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे आगे भेजता है। पर जैसे वो लिटिल मोस्टर्स वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक वो वहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे। और उस ट्रैप फॉर्मेशन ने वहाँ पे लगातार उन लिटिल मोस्टर्स के ऊपर हमले करते हुए देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ एक ही झटके में लिटिल मोस्टर्स को खत्म कर दिया था। और ये देखकर वांगलिन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये फॉर्मेशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने लिटिल मोस्टर्स को वहाँ से दूसरी साइड भेजता है। पर वहाँ अचानक ही स्पाइक्स ने बाहर निकलते हुए उन सभी लिटिल मोस्टर्स की जान ले ली थी। और ये देखकर वांगलिन को वहाँ पे कुछ उस जगह के बारे में समझ आ चुका था। और वो अपने सामने बने हुए माउंटेन्स को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस जगह के हर एक कदम के ऊपर अलग अलग फॉर्मेशंस लगी हुई है, और इस लेवल को पास करने के लिए मुझे इन फॉरबिडन माउंटेन्स के टॉप पे जाकर इन फॉरबिडन माउंटेन्स की मिस्ट्री को सोल्व करना होगा। और यही सोचकर वांगलिन वहाँ पे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। पर लिंगज़ू तो वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए आसानी से आगे चला गया था। और वो बहुत ही तेजी से आगे जाकर वांगलिन को उसके पीछे आने के लिए कहने लगा था, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, इस रास्ते वाली फॉर्मेशंस कहाँ गई? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आ चुका है। और ये कहकर वांगलिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए चुपचाप लिंगज़ू के पीछे पीछे जाने लगा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डिजायर मास्टर को देखते हैं, जो कि वांगलिन की ही तरह उन फॉरबिडन माउंटेन्स में आया हुआ था। और तभी वो वहाँ पे अपने साथी कल्टीवेटर से कहता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं होता तो अब तक न जाने कितनी बार तुम्हारी जान चली गई होती। और अभी डिजायर मास्टर वहाँ पे ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उनके सामने एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और अचानक ही वहाँ पानी से कुछ बीस्ट ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर डिजायर मास्टर ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। लेकिन उसने वहाँ पे जितने बीस्ट को मारा था अब की बार वहाँ पे उससे भी दुगनी तादाद में बीस्ट आ चुके थे। पर उन सबको देखकर भी वहाँ पे डिजायर मास्टर बिल्कुल भी नहीं घबराता, और उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन आई को फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को भी पार करता हुआ बाहर आ गया था। और उस फॉर्मेशन से बाहर आते ही अचानक मास्टर डिजायर को वहाँ पे अपने मास्टर की याद आती है, और वो वहाँ पे एक फ्लावर को बाहर निकालता है, जो कि उसके मास्टर की आखिरी निशानी थी। और जैसे डिजायर मास्टर आज अपने साथ अपने एक डिसेबल को ले आया था, इसी तरह आज से हजारों साल पहले डिजायर के मास्टर भी उसे अपने साथ ले आए थे। और उन्होंने ही डिजायर मास्टर को इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना सिखाया था, जहाँ पे उन्होंने अपने डिसेबल डिजायर को एक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके बताए थे कि या तो एक फॉर्मेशन को अपनी पावर का यूज करते हुए फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर उस फॉर्मेशन की हिडन आई को ढूंढते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन ये डिजायर मास्टर तो अपनी सोच से भी ज्यादा चालाक था, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बल्कि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की फॉर्मेशन आई का यूज करते हुए उन फॉर्मेशन को वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, ताकि उसके अलावा कोई भी यहाँ तक ना आ सके। और ये सब करने के बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिसेबल के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।